ओके जी, गुड। सो फार हमारे पास यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश दिख रहे हैं मुझे आज, एकदम फ्रेश पर्सपेक्टिव। सही है जी, चलें, गुड यार, इतना फ्रेश दिखना चाहिए। चलें, तो खैर मतलब हम ऑब्वियसली मेहनत कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई जो हल्का फुल्का इंटरनल कंट्रोल हमारा रह गया हम उसको भी कवर कर लें साथ साथ, ताकि फिर ऑल टुगेदर आगे चलते रहें और पीछे के क्विजेज होते रहें साथ साथ, तो वो मैंने करना है। चलें, तो अच्छा भाई, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला सवाल है ना जानी, वो बाद में करेंगे, सही है, अभी नहीं, अभी हम सिर्फ इंटरनल कंट्रोल की बात करेंगे। सही है जी, ओके। तो हमने, अगर तुम हल्का सा मुझे रिकैप दो, हमने कहा था इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर समझता है इसलिए कि वो रिस्क असेस कर पाए कि जहां कंट्रोल गायब होगा वहां पे रिस्क ज्यादा होगा। अब मैनेजमेंट कंट्रोल लगाती है ऑल टुगेदर किस चीज के लिए? अपने मकसद को अचीव करने के लिए। मकसद ये होता है कि एक चीज कंप्लीटली रिकॉर्ड हो जाए, मे बी ऐसा ही है ना, एक चीज जो है कंप्लीटली रिकॉर्ड के साथ साथ एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो जाए, सही पीरियड में रिकॉर्ड हो जाए और वो मौजूद भी है। ये सारी चीजें नहीं, अपनी हर एक असर्शन को प्रूव करने के लिए इदारा क्या लगाता है? कंट्रोल लगाता है। मैं ये देखता हूं कि उस हर एक असर्शन पे अगर कंट्रोल लगे हुए तो मैं प्रोटेक्टेड हूं, मेरा वहां पे रिस्क, पर वो भी कम तब होता है जब मैं उसको टेस्ट कर लूंगा और उस पर रिलायंस ले लूंगा कि सही है भाई वो टेस्टेड है और मुझे उस पर रिलायंस भी आती है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी फिक्स एसेट साइकिल के ऊपर। हमने मल्टीपल साइकिल्स देखी थी, इसमें सेल्स थी, इन्वेंट्री का परचेज था, इन्वेंट्री के काउंट इंस्ट्रक्शन थी और पेरोल था। ये सारी चीजें कर करा के हमने उसको टेस्ट करना भी सीखा था कुछ हद तक, और अब हम आगे इसको लेके चल रहे हैं। अब लेट्स से आपको ये पता है कि एक इदारा जब भी कोई फिक्स एसेट मंगवाता है तो उसकी एक एंट्री होती है ना, पीपी डेबिट और पेबल क्रेडिट। अच्छा, अब मुसीबत यह है कि ये पीपी डेबिट और पेबल क्रेडिट के पीछे एक पूरी कहानी है। अच्छा, अब पूरी कहानी क्या है जरा ये सीखते हैं। भाई, मैनेजमेंट का रिस्क ये है कि हमारे पास कोई अननेसेसरी पीपी नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी का मतलब यह है कि अगर आज फॉर एग्जांपल एक इदारा है, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, अबे क्या पागल हो गए हो क्या? कहां निकल गया ये भाई? मैंने इसकी कोई बात की है? मैं तो सिंपल कह रहा हूं कि पीपी डेबिट और पेबल क्रेडिट ये पेबल टू वेंडर है, ये सिर्फ वेंडर का पेबल है, दैट्स इट। अब मैं कह रहा हूं ये एंट्री बनाने के पीछे ना हजारों कंट्रोल लगे हुए हैं, और वो कंट्रोल किस किस चीज पे लगे हुए हैं जरा उसका मैं जिक्र करने लगा हूं। अभी पहली चीज, कोई भी बंदा इजारा चलाता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैमरा है, ये एलसीडी है, मैं बिला वजह दूसरी क्यों मंगवा के रखूं जब एक है? तो दैट मीन्स कि अननेसेसरी चीजें मंगवानी, क्योंकि अगर वो यूज नहीं होंगी तो खराब होंगी तो वही फिर आपके लॉसेस आएंगे, इम्पेयर हो जाएंगी चीजें। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आपने अपनी इन एक्सेस ऑफ नीश चीज नहीं मंगवानी है, तो ये इदारे का मकसद होता है, ये इदारे का। अच्छा, फिर अगर जो चीज मंगवा रहे हो वो क्वालिटी में भी अच्छी हो और एप्रोप्रिएट प्राइसिंग भी हो, फिर ये मकसद होते हैं। ऐसा ही है। चलो, मैंने कहा प्राइसिंग भी एप्रोप्रिएट है, क्वांटिटी भी प्रॉपर है, यानी क्वालिटी भी प्रॉपर है। प्लीज सुनिएगा, प्राइसिंग हो गई, क्वालिटी हो गई, फिर मेरा मकसद ये होता है कि जितनी चीजें आ गई वो फिर एग्जिस्ट भी करती हूं। यानी फॉर एग्जांपल आके क्या सिर्फ रिकॉर्ड करना मकसद है या फिर उसका मौजूद होना भी? तो उस एसेट की सेफ गार्डिंग भी इदारे का मकसद होता है, हाँ या नहीं? आगे सुने, फिर मैं कह रहा हूं मैंने जितनी एसेट्स मंगवा ली है कंप्लीटली रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब ये इतने सारे मकसद हैं, इन सारे मकसद को अचीव करने के लिए इदारा क्या लगाता है? कंट्रोल्स। आओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो यहां पे लिखा हुआ है अनऑथोराइज्ड परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज नॉट अलाउड, जो मैंने बात की, बिला वजह पीपी मंगवाने की कोई नीड नहीं है। अच्छा, ये बात तो तय है कि मैं पीपी तब मंगवाऊंगा जब मुझे नीड होगी। अच्छा, अब एक बात बताएं मुझे, आई थिंक जो नीड है वो हो सकता है कि
रेज हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, पेरोल डिपार्टमेंट में एक बंदे का लैपटॉप खराब हो गया, पेरोल डिपार्टमेंट में एक नया बंदा आया, उसको क्या चाहिए? लैपटॉप, कोई एसेट चाहिए, तो ये नीड पेरोल में आ सकती है। अच्छा, फिर मैंने कहा एडमिन में खुद आ सकती है, सेल्स में आ सकती है, सेल्स डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में, या फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ये तो नीड के बेसिस के ऊपर है। अच्छा, अब कहानी सुनिएगा, अब मैं जरा एक एक करके कैसे कनेक्ट करूंगा, प्लीज सुनिएगा। मैंने ये कहा कि भाई पहले तो ये है कि अनऑथराइज परचेज अलाउड नहीं है, क्योंकि मैं बिला वजह फिक्स एसेट मंगवा के रखूंगा, वो खराब होते रहेंगे, उसका कोई यूज, क्योंकि वैल्यू इन यूज उसकी क्या हो जाएगी? नहीं, जीरो है ही नहीं। यूज क्या बुल्ला इस्तेमाल होगा? पागल हूं, दो स्क्रीन लगा के दोनों पे काम करूंगा? वायरस हूं भाई? एक है तो है, मतलब क्या, मतलब दोनों पे क्यों काम करूंगा बिला वजह? चलें आगे सुने। मैंने कहा कि भाई नीड होनी चाहिए। अच्छा, आप सुनिएगा, होता क्या है, होता ये कि इस वाले मकसद को अचीव करने के लिए, इस वाले मकसद को अचीव करने के लिए इदारा क्या करता है, हर एक डिपार्टमेंट को उसका बजट एलोकेट करता है। एक हाईटेक कंपनी होती है ना, वो बड़ी कंपनी हर एक डिपार्टमेंट को एक बजट देती है साल के शुरू में कि तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम्हारे लोगों के हिसाब से इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा इससे ऊपर, तुम्हारा इससे ऊपर, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब उसका जो जिम्मेदारी लगाते हैं वो लगाते हैं उस डिपार्टमेंटल हेड की। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आया, उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया एज अ मैनेजर फाइनेंस, तो जाहिर सी बात है इसको रिक्वायरमेंट है किसकी? लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है। ये खुद नहीं ऑर्डर कर सकता, ये जो है ना, ये जो है ये परचेस रिक्विजिशन रेज करेगा। अच्छा, जैसे ये परचेज रिक्विजिशन रेज करेगा, ये परचेज रिक्विजिशन इसके साइन होने के बाद अप्रूव नहीं हो जानी, ये जाएगी इसके डिपार्टमेंटल हेड के पास। अच्छा, अब मजे की बात देखिएगा, ये जो डिपार्टमेंट हेड है, ये डिपार्टमेंट हेड इस परचेज रिक्विजिशन को क्या करेगा? अप्रूव करेगा। बट ये डिपार्टमेंट हेड इस रिक्विजिशन को अप्रूव करेगा अपने अवेलेबल बजट को देख के। अगर इस डिपार्टमेंट का बजट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है तो मेरे ख्याल से ये अप्रूव करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। फिर ये वापस से बजट टीम के पास जाएगा, वो देखेंगे क्या करना है, क्या नीड है या नहीं है। ये सारे पता है कंट्रोल लगाए हुए हैं कि अननेसेसरी परचेज ना हो। एक बजट है कि भाई हर डिपार्टमेंट को बजट दे दिया, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। यानी फॉर एग्जांपल एक हम मतलब हर इदारे में शुरू में प्लानिंग होती है ना कि भाई हमें इतने लोग चाहिए, तो हमने बजटेड बता दिया कि भाई एक लैपटॉप की कॉस्ट ये है तो इतने, अब उसमें चौथा बंदा और ऐड हो गया, या हो सकता है किसी एक बंदे का लैपटॉप खराब हो गया, उसमें उसकी कॉस्ट लग गई। इसके हाथ पांव यहां बांध दिए कि भाई आप तो रिक्विजिशन भी रेज नहीं कर सकते बिकॉज आपका बजट एग्जॉस्ट हो चुका है। बात आगे तो दूर की बात है, रिक्विजिशन भी बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, रिक्विजिशन भी रेज क्यों नहीं हो पा रही, जल्दी बताएं? बजट। अच्छा, अब मैं आपको पीडीसीएल की एग्जांपल देता हूं, जरा मजे की एग्जांपल है। पीडीसीएल में क्या होता है कि वहां पे ना पीडीसीएल के अंदर एक लिमिट चेक कंट्रोल लगा हुआ है। अच्छा, लिमिट चेक कंट्रोल का मतलब है लिमिट असाइन हुई है हर डिपार्टमेंट को। अच्छा, जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर 1 मिलियन की लिमिट असाइन हुई थी, उसमें से 7 लाख रुपए ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हो चुका है, तो कितना बचा? 3 लाख। अच्छा, अब जब यहां पे एक डिपार्टमेंट कोई परचेज रिक्विजिशन रेज करेगा ना, यानी मैं पीआर के नाम से लिख रहा हूं, और वो 4 लाख रुपए की परचेज रिक्विजिशन है, तो वो एरर दे देगा, वो परचेज रिक्विजिशन जनरेट ही नहीं होगी। रीजन
बजट से एक्सीड कर गया। तो पहले बताओ क्या ये लॉजिकल बात समझ आती है कि कोई भी इदारा बजटरी कंट्रोल लगाता है जस्ट टू अवॉइड अननेसेसरी परचेजेस, कि अननेसेसरी कोई भी चीज मंगवाई नहीं जाए। हाँ, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये अगर हम ये समझें, हाँ इन्वेंट्री में भी यही होता होगा, बिल्कुल ऐसा ही हमने वहां भी देखा था। तो जो सिमिलर है, पर ये पीपी की बात हो रही है। हम पहले किसकी बात कर रहे थे? इन्वेंट्री की। आज हम पीपी की बात करें। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि मकसद क्या है कि यार बजटरी कंट्रोल लगा दो। और बजटरी कंट्रोल का मतलब ये होता है ओवरऑल लेवल पे एक अच्छा कंट्रोल आ जाता है कि कोई भी डिपार्टमेंट अपनी औकात से ज्यादा परचेज। अब फॉर एग्जांपल ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट ने कहा कि यार चलो यार मतलब बंदा तो रख लिया, अब तो चाहिए, तो इसके लिए जो पे हेड ऑफ बजट होता है, जो टेक्निकली पूरी कंपनी की ट्रेजरी को देख रहे होते हैं, पैसों की इधर उधर होना, तो वो बजटरी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होता है, जो ट्रेजरी का डिपार्टमेंट होता है, उसके पास ही वापस से रिक्वेस्ट जाती है कि भाई हमने बजट अपना एग्जॉस्ट कर दिया है। तो हम बताएंगे कि भाई फिर उसको और लिमिट एलोकेट की जाए। फिर वो लिमिट एलोकेट होती है, सीईओ अप्रूव करता है, तो जाके परचेज रिक्वेजिशन रेज होती है। पीपी तो तब भी नहीं आया जब तक उसकी लिमिट सीईओ ओके ना करते, तब तक वो परचेज रिक्वेजिशन रेस। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा कंट्रोल है जो कि इस चीज को होने से रोक रहा है? प्रिवेंटिव कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल? प्रिवेंट करते हैं। देखो क्या है, अनऑथराइज्ड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नॉट अलाउड। तो भाई बजटरी कंट्रोल लगा दो। तो बजटरी कंट्रोल के पीछे की पूरी कहानी ये है कि भाई आपने बजट फिक्स किया हुआ है हर एक डिपार्टमेंट का। वो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है भाई, अपने बजट से ऊपर जा रहा है तो उसको वो अलाउ नहीं हो रहा। अच्छा चलें, व्हाट इफ मैंने कहा विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स उसने परचेज रिक्वेजिशन रेज कर दी, उसको फिर कौन अप्रूव करेगा? डिपार्टमेंट हेड अप्रूव करेगा कि भाई मैं देख के ये सोच के, क्योंकि देखो पता है अथॉरिटी क्यों लगाई गई है, क्योंकि कल को कोई चीज मंगवानी होगी ना, डिपार्टमेंट हेड को पकड़ा जाएगा कि तेरा बजट था, तूने एग्जॉस्ट किया, तू ही भुगत, हम क्या करें? तुमने डे 1 पे बोला था ना इतने लोग हैं, तो ये एडिशनल कहां से आ गया? नहीं तो बजटिंग शुड बी एक्यूरेट, राइट? वेरिएंस तो नहीं होना चाहिए ना, 100% नहीं होता। तो हम तो, अब मैं तुम्हें पीडीसीएल में बताऊं, पीडीसीएल के अंदर बिलियन रुपीस के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। यानी जब एक साइट बनती है नेटवर्क बनाने के लिए, तो वहां पे एक साइट बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन होता है और उसको एक बजट एलोकेट होता है। अच्छा, वो बजट में क्या क्या डालता है चीजें भाई? वो बोलता है इलेक्ट्रिसिटी के पैसे कितने लगेंगे, लोगों की सैलरीज कितनी होंगी, वेंडर्स से, हुआवे से कौन कौन से नेटवर्क के इक्विपमेंट्स आएंगे, वो सारी चीजें ओके करवा के डाल देता है उसके अंदर। अच्छा, ये तो हो गया बजट का ओके होना कि इतना अथॉरिटी है। फिर उसमें से परचेज रिक्वेजिशन रेज होती है कि बजट हो गया। अच्छा, होते 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 तो वो एग्जॉस्ट हो गया। अब एग्जॉस्ट हो गया तो फिर यहीं से तो मॉनिटरिंग शुरू होती है कि अगर मैं उसको खुला खाता दे दूंगा बजट लगा के, मैंने कहा भाई सही है यार तू करता रही है, तो ऐसे तो वो जितना भी खर्चे किया जाए कभी नजर में, यहां पे जो कंट्रोल लगाया ना, इससे बंदा फौरन नजर में आएगा और एक खौफ रहेगा कि यार कल को मेरा बजट खत्म हो गया तो ये मुझसे पूछगछ होगी कि पैसे गए कहां। तो इसलिए हर बंदा अपनी लिमिट में काम कर रहा होता है। यानी एक बेसिक एग्जांपल देता हूं अपनी फर्म की। हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उसमें हम क्या लगाते हैं, फीस का एक परसेंटेज। अगर फॉर एग्जांपल मेरे किसी क्लाइंट की फीस है कोई $2 लाख, तो उसके ऊपर 10% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होते हैं। जो $2 लाख का 10% कितना हो गया? $20,000। अच्छा, वो $20,000 टेक्निकली सीनियर मैनेजर और वो टीम का होता है कि वो जो अखराजात होते हैं खाने पीने के इधर उधर के, मतलब $20,000 बहुत होते हैं, मतलब तुम्हारी सोच से भी ज्यादा होते हैं। इधर सही है, इधर अब सुनना, $20,000 अखराजात के लिए होते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अब फर्म में ना मैंने एक चीज इंट्रोड्यूस करवाई बजटरी कंट्रोल की। मैंने कहा आप हर मैनेजर की असेसमेंट करें कि कौन इस पूल में से कितने अखराजात करता है। अच्छा, क्योंकि देखो फर्म को तो फीस मिल रही है ना, जो चीज मिलनी चाहिए वो भी तो मिले ना। तो हमने फर्म के हिसाब से, फर्म के बेनिफिट्स में मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई एक सारे कंट्रोल लगाते हैं जिसमें जो भी आउट ऑफ पॉकेट होगा ना, उस पर एक कैपिंग लगा दें 50% की। अगर 50% से ऊपर जाना हो ना, तो आपके पास अप्रूवल है। अब होता है क्या है, हम जैसे ही हमने खर्चा किया तो हम खर्चा क्लेम करने के लिए पोर्टल में डालेंगे। जैसे ही पोर्टल में 50% से एक्सीड कर जाता है ना, वो मुझे अलाउ ही नहीं करता, वो बोलता है पार्टनर की अप्रूवल लाओ। तो पार्टनर वहां पे ट्रिगर होता है कि भाई इतने पैसे कहां खर्च हो रहे हैं। फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि भाई इस्लामाबाद के होटल के पैसे,
वहाँ पे ये रिहाइश के पैसे, ये ट्रैवलिंग के पैसे, ये बिल्स हैं, तब जाके वो समझ के ओके करता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि उसकी नज़र में आ गया कि एक्सपेंडिचर बिल्कुल सही हो रहा है या, पर अगर आप तसव्वुर करें ना मैं बजटरी कंट्रोल्स को हटा दूं और मैं अल्लाह वास्ते उसको रहने दूं, तो जो बंदा चाहे जो भी एक्वायर कर सकता है। तो हमने इसलिए क्या किया, बजट लगा दिया और हमने कहा बजट से ऊपर जाओगे तो आपकी रिक्विजिशन भी रेस नहीं हो सकती है, तो आपको मनाना ही मना है। मतलब आप अगर भाई मंगवाना मना नहीं कर रहा मैं, आप फिर क्या करो, अप्रूवल ले लो, और अप्रूवल जब लेने जाओगे तो फिर पूछगछ होगी। और हमारा ऑल टुगेदर पूछगछ करने का मकसद क्या है कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्लियर है भाई, पक्की बात, अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए। चलें जी, अच्छा भाई वो चस्सी कह रहा है यार इसके पैसे, अबे चल भाई यहाँ से इधर। सर फिर तो स्मार्ट बंदा 50% से ही पहले ही खर्चा कर लेगा। अबे यार तुम्हारी सोच भी छोटी है इधर। भाई देखो वो ये कह रहा है 50% से ही खर्चा कर लेगा। भाई मैंने तो कंट्रोल ऐसा लगवाया कि आप ये देखें कि जो मैनेजर एफिशिएंटली अपने 50% को मैनेज करेगा उसके प्रमोशन के चांसेस, क्योंकि वो कंपनी को बचा के दे रहा है, तो वो लिमिट लग गई है अब कि भाई मैं तो वैसे ही कहता हूँ अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। पर क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रैवलिंग होती है, काम बहुत होता है, लेट सिटिंग्स होती हैं, खाने पीने होते हैं, तो वो खर्चे होते हैं। पर $20,000 भी कहाँ उड़ा दोगे भाई, मतलब $10,000 भी आई थिंक 3 बिलियन के करीब होते हैं, ऐसा ही है ना। तो क्या मतलब तुम नाच भी लोगे, खुद पैसे यूं घुमा के उड़ा भी दोगे, तब भी कुछ नहीं हो सकता। सही है, तो खैर एनीवेज बहुत होते हैं ये। चलें आगे, पहले बताओ बेसिकली बजटरी कंट्रोल समझ आता है, क्यों लगाया जाता है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना हो। अच्छा अब इसको मैं सीधी जबान में कहूं ऑडिट वाली, क्योंकि ऑडिट सीख रहे हैं ना। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर अकर ही ना हो, अकरेंस, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर अकर ही, यानी ये अकर होने से रोक रहा है। भाई फजूल चीज अकरेंस में क्यों आए, जब होनी नहीं चाहिए। पहले बताओ कहानी समझ आती है। चलें ओके, यानी अकरेंस पे कंट्रोल हो गया। चलें अब फोकस के साथ, हमने बोला वंस मेरी परचेज रिक्विजिशन अप्रूव हो गई, क्या सेल्स ऑर्डर, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड या पेरोल डिपार्टमेंट का हेड या एडमिन का हेड, एक एक करके पूछता हूं, या फाइनेंस का हेड खुद से कुछ मंगवा सकता है? ये रिक्विजिशन जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में। वापस से एडमिनिस्ट्रेशन या, तो हमने ये कहा कि अब हमारी जो परचेज रिक्विजिशन थी वो उड़ के आ गई एडमिन डिपार्टमेंट में या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में। अच्छा हमारा एडमिन डिपार्टमेंट या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वही काम करेगा जो उसने इन्वेंट्री में किया था। पता है, एक मिनट सुनना, ये सबसे पहला काम ये करेगा कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर से कोटेशन क्या करेगा, रेस करेगा। अच्छा अब जल्दी से मुझे बताते हो व्हाई अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर? नहीं गलत, देखो ताकि किसी बंदे के साथ मिल के फ्रॉड करके कोई अपनी सेटिंग से कंपनी से पैसे बाहर ना निकाल ले। तो लिस्ट ऑफ सप्लायर जो ओके किए जाएंगे वो इस डिपार्टमेंट का, जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का या एडमिन डिपार्टमेंट का हेड है या जो गवर्नेंस के लोग हैं वो ओके करेंगे कि भाई ये हमारे अप्रूव्ड वेंडर्स हैं, इनसे आपने तो खरीदना नहीं है, कोटेशन लेनी है बेस्ड ऑन द परचेज रिक्विजिशन। अच्छा ये डिपार्टमेंट हलचल कब करेगा, जब परचेज रिक्विजिशन आएगी, नहीं है तो नहीं आई, आगे कहानी नहीं जाएगी। तो यानी खरीदने की इनिशिएशन कहां से स्टार्ट होगी, यहां से, जब इसके पास परचेज रिक्विजिशन आगे गिरेगी। अच्छा अब मुझे एक बात बताते हो, क्या परचेज रिक्विजिशन, ये जो परचेज रिक्विजिशन है, क्या ये भी प्री नंबर्ड होती है? यस बिल्कुल, ये भी प्री नंबर्ड होती है और इस पे सब लिखा हुआ होता है कि किसने रेस की, किसने अप्रूव की और आइटम क्या रिक्वायर्ड है, और क्वांटिटी भी होती है इसमें। यस क्वांटिटी भी होती है। अच्छा अब ये लिस्ट ऑफ सप्लायर, जो भी लिस्ट ऑफ सप्लायर हैं ये अपनी प्राइसेस बताएंगे। अच्छा फिर जब ये कोटेशन आ जाएगी तो ये कोटेशन
क्या होगी भाई? अप्रूवल ऑफ हेड ऑफ एडमिन या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। मैं आपको बताऊं पीडीसीएल में क्या हुआ है। एक तो परचेज रिक्वेजिशन रेज हो गई, सही है, हो सकता है कुछ फेक तरीके से आगे जबकि आनी नहीं चाहिए, प्रिवेंटिव है। ये जब रिक्वेजिशन रेज करके परचेज ऑर्डर बनाने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि ये करेगा अप्रूवल के लिए, इसका परचेज ऑर्डर ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये इससे पूछा जाएगा फील्ड में, प्लीज सुनना, इससे पूछा जाएगा फील्ड के अंदर कि जब ये सिस्टम ऑन करेगा बोलेगा मैं परचेज ऑर्डर बना रहा हूं, तो पहले ये क्या करेगा, इसको पूछा जाएगा ये 5 तेरे अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर हैं, इसमें बता किस किसने क्या क्या प्राइस बताई है। अच्छा, वो लिख देगा ऑटोमेटिकली, या तो ये ऑटोमेटिकली हम उससे रेस करेंगे, वो खुद हमारे पोर्टल पे भरेगा। पीडीसीएल का पोर्टल है, हम रिक्वेजिशन रेस करते हैं, कोटेशंस लेते हैं, वो पोर्टल पे फिक्स करता है ऑटोमेटिकली, और पोर्टल ऑटोमेटिकली लोएस्ट प्राइस उठा के दे देता है। कोटेशन रेस करता है ना, हम रेस करते हैं कोटेशन, और वो खुद सप्लायर आके हमारे पोर्टल पे फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे 10 सप्लायर्स हैं अज्यूमिंग, तो मैंने क्या किया है, वो उनको अपने पोर्टल पे रजिस्टर किया हुआ है। हाँ, तो मैंने क्या किया, जैसे ही मेरे पास परचेज रिक्वेजिशन आई ना, मैंने कोटेशन रेस कर दी। अच्छा, कोटेशन भी रेस तब होगी जब पीआर आ जाए। मैंने कोटेशन रेस की, ऑटोमेटिकली उनके पास पॉपअप हो जाएगा, ईमेल चली जाएगी, वो सब जाएंगे, बोलेंगे भाई ये चीज मांग रहा है, इसकी प्राइसिंग बता दो, तो वो प्राइसिंग आके खुद ही एंटर करके चले जाएंगे। अच्छा, अब वो सिस्टम क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट लोएस्ट पिक कर लेगा, वो बोलेगा इसको ऑर्डर प्लेस करो। मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिक उसका परचेज ऑर्डर बन जाएगा। बात समझ आती है? अब ये तो वो कंट्रोल है जो ऑटोमेटिक कंट्रोल्स हैं, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, आपके सामने की बात है, मतलब ये ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। नहीं, तो अब जो 2 कोटेशन दी उसमें सेम प्राइस, तो दोनों को तुम्हें हाईलाइट करके दे देगा, फिर तुम क्लिक करो जिससे आपको मंगवाना है। फिर भाई आपका मकसद क्या था, लोएस्ट प्राइस एंड अच्छी क्वालिटी। जाहिर सी बात है, क्वालिटी तो सब दे रहे हैं, पर तभी आपने ये वेंडर रखे हुए। अब आपके कंपटीशन किस पे रह गया है, प्राइसिंग पे। क्लैरिटी है? चलें, अच्छा अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से, फोकस सर, एचओडी इज मेकिंग अप्रूव लिस्ट एंड अप्रूविंग विच कोटेशन। नहीं भाईजान, एक मिनट, अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर तो इस डिपार्टमेंट की ऑलरेडी इसके पास होती है कि भाई ये सप्लायर्स हैं, इससे हमें ऑर्डर करना है। अब मैंने दोनों चीजें बताई तुम्हें, या तो ये मैनुअल हो सकता है या तो ये ऑटोमेटिक होगा। हम अभी बात कर रहे थे मैनुअल की, फिर हम शिफ्ट हो गए किस पे, ऑटोमेटिक पे। अच्छा, चाहे मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो, आपने परचेज ऑर्डर तब तक रेज नहीं करना जब तक रिक्वेजिशन नहीं, कोटेशंस ना आ जाए। कोटेशन में से भी आप, जब कोटेशन आ गई, आप ये कोटेशन लेके जाएंगे किसके पास, हेड के पास, हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट, हेड ऑफ एडमिन। अच्छा, वो बोलेगा पहले देखा परचेज रिक्वेजिशन का है, वो मैच करेगा, फिर बोलेगा परचेज रिक्वेजिशन की कोटेशन कितने लोगों हो गई, 5, क्योंकि अप्रूव कितने थे, वो देखेगा। अच्छा, रिक्वायर्ड ये था, रिक्वेजिशन इतने की गई, देखेगा लोएस्ट पे अप्रूव करके सर्कल करके साइन कर देगा। क्या अभी परचेज ऑर्डर रेज हुआ या अभी कोटेशन अप्रूव हुई है? कोटेशन अप्रूव हुई है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, जब ये कोटेशन अप्रूव हुई है, सोचिएगा प्लीज फोकस के साथ, जब ये कोटेशन अप्रूव हुई है तो कोटेशन अप्रूव करने के बाद अब हम क्या रेज करेंगे, परचेज ऑर्डर। ऐसा ही है भाई, परचेज ऑर्डर। चलें, अब मुझे एक बात बता, मैं यहां पे तीसरी चीज परचेज ऑर्डर क्या करूंगा जानी, रेज करूंगा। अच्छा, जल्दी से बताते हैं कि जो परचेज ऑर्डर है क्या वो प्री नंबर्ड होगा? अच्छा, परचेज ऑर्डर किस पीआर नंबर के अगेंस्ट में बना, ये लिखा होगा? हाँ या नहीं? क्यों होना चाहिए ये? क्या के पता लगे कि किसने मंगवाया है, किस डिपार्टमेंट ने जो कितना मंगवाया, तो रिक्वेजिशन सपोर्ट होनी चाहिए। कल को मैं अगर ये परचेज ऑर्डर उठा के देखूं तो ये बगैर बैकिंग ऑफ पीआर के होना ही नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली या तो आ रहा होगा या तो मैनुअली लिखेंगे, पर कंट्रोल शुड बी देयर ताकि ट्रैकिंग हो पाए।
कि कौन कौन सी परचेज रिक्विजिशंस हैं जिसके अगेंस्ट में परचेज ऑर्डर रेज हुआ है। एग्रीड। चलें, इस पे क्या हेड ऑफ एडमिन के साइन होंगे? हाँ जी। और जिसने कोटेशन रेज की थी उसके भी, जिसने कोटेशन रेज की थी उसके भी साइन होंगे। तो हमने कहा कि चलो भाई ये तो उसे समझने के लिए। अच्छा, अब इसकी कितनी कॉपीज बनेंगी? चलें, आपने कहा कॉपीज के अंदर पहला ये खुद रखेगा फाइनेंस, तीसरा सप्लायर को, और एडमिन तो खुद ही है ये। देखो, एक तो खुद रखेगा, एक फाइनेंस को दे देगा, एक सप्लायर को। नहीं, अब एक खाली वेयर हाउस क्यों? वेयर हाउस में तो इन्वेंट्री आती है, एडमिन के पास तो खुद ही आते हैं, ये तो इसके पास ही आएगा। आप सुनना प्लीज। अब कहने का मतलब ये है कि एक मैक्सिमम उसको दे सकता है जिसने मंगवाया है, कि उसको बोल दिया भाई तुझे इतने दिनों में मिल जाएगा। इस पे डेट ऑफ डिलीवरी भी होती है ना, कि मैंने पीओ रेज किया हुआ है। तो पहले बताओ क्या भी चीज आ गई अभी, या परचेज ऑर्डर रेज हुआ है? अच्छा, पर अब एक बात तुमसे पूछता हूं मैं, सोच के बताना, जब परचेज ऑर्डर रेज हुआ क्या यहां तक रेज करने के भी कंट्रोल्स थे? एक चीज, अननेसेसरी परचेजेस हो नहीं सकती, और जब मैं अननेसेसरी परचेज कर नहीं सकता तो बिला वजह मेरी किताबों में कोई चीज आएगी भी नहीं। और उसके ऊपर जो मेजर कंट्रोल्स हैं वो क्या थे? सबसे पहला बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल यानी बिफोर रेजिंग दी परचेज रिक्विजिशन वी नीड टू लुक एट क्या हमारा बजट कितना अप्रूव हुआ है। तकरीबन हर कंपनी में होता है, तकरीबन हर कंपनी में होता है। यानी हम ये देख लेते हैं कि देखो यार, अगर एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में फिक्स एसेट मंगवाने पे अगर मैं कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा तो एक बंदा तो पता नहीं 2-2 लैपटॉप, आईपैड्स वगैरह सब लेके बैठा होगा। तो इसीलिए एक लिमिट होती है कि आप अलॉट कर देते हैं कि भाई कैपेक्स के लिए आप इतना खर्चा कर सकते हैं, इससे ऊपर आपको जाने की इजाजत नहीं है। तो बजटरी कंट्रोल इज अ वेरी गुड कंट्रोल। उससे आपकी मॉनिटरिंग भी हो रही होती है कि क्या इसने पैसा खर्च किया तो कहां किया। चले, बजटरी कंट्रोल से पास हो गया, परचेज रिक्विजिशन रेज हो गई, अप्रूव भी हो गई, क्या चीज मंगवा ली या एडमिन में आई? अच्छा, एडमिन ने क्या किया? कोटेशन मंगवाई, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ। अच्छा, क्या अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर में चेंज कर सकता हूं या फिक्स होती है? फिक्स होती है। मैंने उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल से भी करके बता दिया। अच्छा, एक मैंने आपको सिखाया था जब हमने इंटरनल कंट्रोल शुरू किया था, एक कंट्रोल होता है एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल। पता है होगा क्या उसमें? आप पीओ बनाने जाएंगे, परचेज ऑर्डर, वो परचेज ऑर्डर आपको बनाने ही नहीं देगा जब तक कोई पीछे पीआर नहीं लगी हुई हो। वो बोलता है पहले बताओ किस पीआर के अगेंस्ट में बना रहे हो, किस। अच्छा, परचेज ऑर्डर बना रहे हो बट किस पीआर के? अच्छा, इवन कोटेशन रेज करने से पहले भी वो बोला कोटेशन रेज कर रहे हो किस पीआर के अगेंस्ट में। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने वहां पे पीआर नंबर डाला और वो ऑलरेडी, अच्छा ये जो मैं बातें कहता हूं ना, आप पूछना किसी बच्चे से जो भी पेपर देखे है, आईटी कंट्रोल्स वगैरह वो खुद लिख के आए हैं बच्चे, और ये एग्जामिनर का फीडबैक आया हमारे पास कि बड़े अच्छे लिखे थे उन्होंने। तो मतलब कंट्रोल्स लिखने आने चाहिए। मैं ऐसे तो रट्टा लगा लो ये होगा ये होगा ये होगा, सोचो ना कि आप 1 से 2 3 4 चीजें लिख के आ सकते हो, तुम्हें नंबर फ्री के मिलेंगे। तो हो सकता है जो एग्जामिनर ने सवाल बनाते हुए ना सोचा हो वो तुम लिख के आ जाओ, तो रेलेवेंट तो हो सकता है ना यार, तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। पेपर तो रिव्यू होने आता है, गलती हो ही नहीं सकती उसमें। अब आगे सुनो, कहने का मतलब ये है फोकस के साथ, हम ये कह रहे हैं क्या हम ऐसा कंट्रोल लगा सकते हैं एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल, जिसके अंदर आप कोटेशन ही रेज नहीं कर सकते अगर पीछे बैकिंग पे पीआर ना हो। तो फॉर एग्जांपल आप समझें कि आप जो हैं, फॉर एग्जांपल आप समझे आप कोटेशन रेज करने लगे हुए, सही है, आपको सिस्टम कह रहा है प्लीज इनपुट, क्या कह रहा है वो? प्लीज इनपुट। दो किसके हैं? एक तो मेरी है, बाकी एक उसको दे दे, मुर्तजा को। 3 कॉफी आई हैं, पता नहीं किसने मंगवाई, दे दे किसी को भी दे दे। इधर चले, अब मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई प्लीज एंटर या प्लीज इनपुट दी परचेज रिक्विजिशन नंबर, परचेज रिक्विजिशन नंबर। अच्छा आप सुनिएगा मेरी बात, जब परचेज रिक्विजिशन नंबर वो ऐसा डालेगा जो किसी और रिक्विजिशन को एलोकेट ऑलरेडी हो चुका है,
यानी किसी और कोटेशन को वो एरर दे देगा। इसको हम कहते हैं डुप्लीकेट चेक कंट्रोल। क्या कहते हैं भाई? अगर एक ऑलरेडी मेरे सिस्टम में मौजूद है तो वापस से कोटेशन के लिए अलॉट, बात समझ आई? तो दिस शुड बी यूनिकनेस, दिस शुड बी यूनिकनेस। अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से, मैंने क्या किया? मैंने जब वो कंट्रोल प्लेस इन किया और मैंने कहा कि भाई ये जो है मेरी परचेज रिक्विजिशन का नंबर है, उसने ओके दे दिया क्योंकि वो पहले किसी में एंटर नहीं हुआ। अब उसने क्या किया? मुझे इजाजत दी रिक्विजिशन रेस करने की। जैसे ही मैंने रिक्विजिशन का नंबर डाला तो उसने मुझे क्या किया कि उसने मुझे बोला भाई आप कोटेशन रेस कर सकते हैं, कितने सप्लायर्स है? 5, और 5 चेंज भी नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड एक्सेस राइट्स हैं। कौन से राइट्स हैं? मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, ऑटोमेटिक उनके पास ईमेल चली गई। अच्छा, अब वो या तो मैन्युअली मुझे जवाब देंगे, जब मैन्युअली मुझे जवाब देंगे मैं किसी का भी पीओ बना दूं? नहीं, जिसका अप्रूव करेगा हेड ऑफ एडमिन, जिसका अप्रूव करेगा हेड ऑफ एडमिन। पहले बताओ क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, जैसे ही मैं हेड ऑफ एडमिन के पास लेके गया, उसने अपने सिग्नेचर चिपकाया, उसने बोला इससे मंगवाओ। मैं फिर जब पीओ बनाने गया, सुनना मेरी बात, वापस से पीओ पे आ गए। जब परचेज ऑर्डर बनवाने गया तो उसने बोला एक काम करो, सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन नंबर डालो। परचेज, अच्छा अब एक और कहानी सुनाता हूं, आई होप कि तुम लोग लिखते भी हो ये बातें। सुनना, मैंने सबसे पहले क्या किया? परचेज रिक्विजिशन नंबर डाला। दूसरा, जब परचेज रिक्विजिशन नंबर डाला तो मुझे सामने से सिस्टम कह रहा है कि तुम जो है कोटेशन नंबर भी डालो। कौन से नंबर की कोटेशन रेज की है? वो भी प्री नंबर्ड होती है, वो भी। अच्छा, पता है होगा क्या? तुम अगर परचेज रिक्विजिशन नंबर डालोगे और कोटेशन नंबर नहीं होगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि सिस्टम में कंट्रोल लगाया कि आप पीओ रेज ही नहीं कर सकते जब तक नेसेसरी कोटेशन ना गई हो। नेसेसरी कोटेशन, अच्छा मुझे बताओ क्या कोटेशन पे परचेज रिक्विजिशन टैग हुई भी है? तो अब पीओ पे ये दोनों टैग होने चाहिए। नहीं आई बात समझ? देखो वापस से, जो मेरी कोटेशन है जो मैं रेस करने लगा हूं, वो किस बुनियाद पे कर रहा हूं? परचेज रिक्विजिशन के बेस पे। ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है। मैं कह रहा हूं जब मैं परचेज ऑर्डर बनाऊंगा तो वो दोनों टैग होने चाहिए कि ये परचेज रिक्विजिशन थी, इसकी कोटेशन ये थी, और अगर कोटेशन नहीं है तो पीओ तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि कंट्रोल लगाया था कि पीओ बन ही नहीं सकता जब तक कोटेशन रेस ना हो जाए। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो अब ये मैनुअल कंट्रोल लगा लो या ऑटोमेटिक कंट्रोल लगा लो, बात एक ही है। मैंने आपको ऑल टुगेदर बता दिया। पर ये जब तुम ऑटोमेटिक कंट्रोल लगाओगे तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज अ एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल? Basically, you are making sure that I am going to allow the system to make the purchase order when there is a quotation, and I am allowing the system to prepare the quotation when there is a purchase requisition. तो ये यूं साइकिल चलती है, टैग हुए होते हैं। जी आप कुछ पूछ रहे थे या नहीं? नहीं, आप एक एग्जांपल कर लेते हैं ना। आप कह रहे हैं अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर्स नाउ, उन एसेट्स की जो हम रेगुलर बेसिस पे परचेज नहीं करते। देखो जब इदारा बनाया जाता है ना, तो हम ये कहते हैं कि ये चीज मंगवानी है तो ये वेंडर्स हैं। अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर का मतलब ये नहीं कि वो कयामत तक फिक्स हो गए। इसका मतलब ये है एसी मंगवाने हैं तो ये सप्लायर्स हैं, लैपटॉप मंगवाने तो, इलेक्ट्रिसिटी की चीज मंगवानी है तो अलग अलग लिस्ट होती है। अब फॉर एग्जाम्पल पीडीसीएल है, अगर लैपटॉप मंगवाएगा तो उसके सप्लायर क्या होंगे? अच्छा, नेटवर्क इक्विपमेंट मंगवाएगा तो उसके सप्लायर वो अलग अलग फिक्स हैं। मतलब ऐसे तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि जो वॉशिंग मशीन बेचता है बोलूंगा एसी लगा के दे जा। सही है? मैं आपकी बात यही है ना कि कैसे जो रोजमर्रा की चीज, अब आप बताओ कि इसमें और क्या एलैबोरेट करें। चलो अब एक एक करके सवाल भी कर लेते हैं ना। भाई सवाल ये आया मेरे बच्चों, जानिए कि हम पहले से हमें नहीं पता था कि हम वो खरीदे भी जाएंगे। एग्जाम्पल दे दे कोई भी एसेट की। फर्नीचर हमें नहीं पता था कि हम कभी खरीदेंगे। सही है? नहीं, फर्स्ट टाइम हमें खरीदना है। हम ये कह रहे हैं खरीदा नहीं, हमें खरीदना है। तो फॉर एग्जाम्पल अब मुझे चाहिए सेल्स में कि वहां पे लोग आके बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, है ना या नहीं है? सेल्स में फर्नीचर चाहिए। अच्छा, अब मैं फर्नीचर अब भी खुद नहीं ऑर्डर कर सकता, रीजन पाबंदी।
फिर मैं रिक्वेजिशन रेज करूंगा, एडमिन के पास जाएगी, एडमिन बोलेगा अच्छा यार अभी तो फर्नीचर वाले तो हमारे सप्लायर की लिस्ट में ही नहीं है। अब क्या बनेगी, पहले लिस्ट ऑफ सप्लायर, पहले क्या बनेगी, वो अप्रूव होगी, फिर बोलेंगे चलो ये सप्लायर अच्छे हैं इनसे कोटेशंस मंगवाओ, फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी। तो सप्लायर नहीं है तो पैदा किए जाएंगे। पर ये नहीं हो सकता कि कभी कोई चीज मंगवाई नहीं है तो आज कुछ भी मंगवा लो, ऐसा अलाउड नहीं है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? ओके चलिए जी, वरीशा कह रही है सर 4 कॉपीज बनेंगी, एक एक करके काउंट कर लेते हैं, खुद रखेंगे, एक उसको देंगे जिसने मंगवाया है, एक फाइनेंस को और एक वो जिसने मंगवा रहे हैं। कितनी हो गई? 4। और आपका परचेज ऑर्डर पे पीछे हर एक चीज टैग हुई हुई होगी, एक एक करके। पहला पीआर कोटेशन, 2 चीजें, परचेज रिक्वेजिशन और दोनों पीछे चिपकी हुई होंगे कि इस बेस के ऊपर, इस सबूत के ऊपर पीओ बना, वरना पीओ बनने की इजाजत, अब आइदर इट कैन बी ऑटोमेटिक और इट कैन बी मैनुअल, दोनों में काम एक ही हो रहा है जी। देखो भाई, कोटेशन का भी प्री नंबर होगा कि इस नंबर की कोटेशन में रेस कर रहा हूं, पर कोटेशन के ऊपर किस पीआर के अगेंस्ट में हो रहा है ये चिपका हुआ होगा, सही है। फिर जब परचेज ऑर्डर बनाओगे तो उस पर 2 चीजें चिपकी हुई होंगी, एक तो परचेज ऑर्डर का अपना नंबर, पीआर का नंबर और कोटेशन का नंबर। एक भी चीज गायब होगी तो मैनुअल में बंदा साइन नहीं करेगा, ऑटोमेटिक में सिस्टम आगे नहीं बढ़ने देगा। दोनों बातें क्लियर हैं? पक्की बात है। चलें कोटेशन को रिपीट कर दें सर, तो अभी क्या मजाक कर रहा था मैं? कोटेशन को रिपीट करने से एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली सिस्टम एरर देगा, ये वाली बात भाई वापस कर देते हैं। जानी इधर सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा भाई, मैंने सिस्टम का कंट्रोल ये बताया, आप एग्जिस्टेंस चेक कंट्रोल लगा दें। सिस्टम पीओ जनरेट करने से पहले बोलेगा इनपुट करें परचेज रिक्वेजिशन नंबर, आपने वो डाल दिया, फिर वो बोलेगा इस परचेज रिक्वेजिशन नंबर, उसको सिस्टम को पता है कि इसके पीछे पीआर परचेज रिक्वेजिशन नंबर के आगे कोटेशन भी है, वो बोलेगा लिखो वो नंबर। जैसे ही तुम लिखोगे वो तुम्हें बोलेगा अब तुम पीओ बना सकते हो। अगर तुमने रिक्वेजिशन नंबर लिखा कुछ और कोटेशन नंबर लिखा कुछ, तो मेरे ख्याल से वो मुझे पीओ बनाने, वो कह रहा है कि भाई पीओ तब बना पाओगे जब दोनों चीजें पहले पूरी हो गई हो। दैट इज बेसिकली आई एम चेकिंग के पीछे कोटेशन रेज हुई है, और कोटेशन रेज होगी कब? जब रिक्वेजिशन होगी, तो वो पूरा प्रोसेस एक कंट्रोल है। क्लियर है भाई? ये सिर्फ मुझे क्या अलाउ कर रहा है कि भाई मैं कोई अननेसेसरी परचेजेस ना करूं, अननेसेसरीली पीपी मेरी इन्वेंट्री में या बुक्स में आना। टेक्निकली मैं एक बात बताऊं, ये मुझे इंपेयरमेंट से बचा रहा है, टेक्निकली ये मुझे अननेसेसरी एसेट से बचा रहा है जो नो यूज हो, बिला वजह स्क्रैप होंगे, उससे बचने के लिए मैं ये कंट्रोल लगाता हूं। पहले बताओ बात समझ आती है? पक्की बात है। अच्छा अब अजर्शन खेलते हैं, सही है। आईडी कंट्रोल का सेपरेट चैप्टर, अच्छा वो भी सही है, वो बोला आईडी कंट्रोल का सेपरेट चैप्टर भी है, बिल्कुल है। पर मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मैं जब भी आपको इंटरनल कंट्रोल करा रहा हूँ ना, उसमें आधे से ज्यादा चैप्टर तो मैं वैसे ही मंड चुका हूँ बातों बातों में, ये कंट्रोल का नाम, ये कंट्रोल का नाम, ये कंट्रोल का नाम, तो वहां पे जाके ये चैप्टर करेंगे तो वहां पे आसानी होगी। सारी चीजें यहाँ से ऑलरेडी लिंक्ड हैं। चलें अब वो कह रहा है कि सर डुप्लीकेट चेक कंट्रोल का रिकैप देते हैं। भाई वापस दे देते हैं यार, फारिग ही बैठे हैं आज। सुनो भाई, यही सवाल था इसका, सुनो। नहीं तो एक पीओ पे 2 कोटेशंस आ सकती है ना भाई। एक समझने की बात है, एक अगर कोटेशन रेज की मैंने, उसके अगेंस्ट में 2 पीओ बना सकता हूं, मैं बना सकता हूं। लिमिट जो लगी हुई होगी ना रिक्वेजिशन पे लगी हुई होगी, बात समझ आई? लिमिट किस पे लगी हुई होगी? रिक्वेजिशन पे, क्योंकि रिक्वायर्ड से ज्यादा नहीं मंगवा सकता। पर किस सप्लायर से मंगवानी, दैट हैज टू बी डिटरमाइंड बाय मी, सब्जेक्ट टू दे विल ऑफर मी अ सेम प्राइस, दे विल ऑफर मी अ, अदरवाइज दिस वुड नॉट बी पॉसिबल। क्लियर है? तो हम ख्याली पुलाव में जाते ही नहीं है ना जो एग्जिस्ट नहीं करती हो। हम कहते हैं सिंपल एक सप्लायर चीज मंगवा लो। हाँ, अगर एक टाइप ऑफ गुड किसी के पास है ही नहीं, उस सप्लायर के पास है, कुछ इसके पास है, कुछ इसके पास है, तो मैं कितने ऑर्डर प्लेस करूंगा? पर अब मेरे पीओ कितने बनेंगे? जिसके पीछे रिक्वेजिशन 1 होगी।
लॉजिकल बात है ना, पर वो रिक्विजिशन से ऊपर नहीं जा सकता। यानी एक बंदा मैनुअली भी अप्रूव करेगा तो बाखुदा वो पहले रिक्विजिशन देखेगा और रिक्विजिशन के बाद कोटेशन। नहीं, कोटेशन एक होगी ना, एक बार मंगवा चुका ना तू, कैसी बातें कर रहा है, कोटेशन एक होगी। अब आपने पीओ 2 बनाने हैं, क्योंकि एक पीओ एक बंदे के नाम का होगा, दूसरा पीओ उसके पीछे जो रिक्विजिशन और कोटेशन होगी वो एक होगी, और कोई भी क्वांटिटी मेरी पीओ की मेरी रिक्विजिशन से ऊपर नहीं जा सकती, ना जानी चाहिए, क्योंकि बजटरी कंट्रोल लगाया इसलिए था कि जितनी नीड है उतना मंगवाओ, उससे ज्यादा आप मंगवा नहीं सकते। अच्छा, अब एक आध सवाल फिर मैं जवाब देता हूं, इधर 1 मिनट, यानी इधर देख ले भाई, तू इधर देख ले इधर प्लीज। लिस्ट ऑफ सप्लायर चेंज कौन कर सकता है? हेड ऑफ एडमिन की अप्रूवल के बगैर वो चेंज नहीं हो सकता, या इससे भी ज्यादा आप गवर्नेंस को इन्वॉल्व कर लेंगे, भाई ये हम जो हैं ये कर रहे हैं हिसाब किताब। चलें, अच्छा भाई सप्लायर्स कौन डिसाइड करता है? सर अभी मैंने बताया था हेड ऑफ एडमिन। सो नॉट ओनली डज, ये सुनिएगा भाई, सो नॉट ओनली डज दिस स्टॉप अस फ्रॉम द अननेसेसरी परचेज बट ऑल्सो मेक श्योर वी आर बाइंग राइट क्वालिटी एट द लोएस्ट प्राइस। क्या यही बात हो रही है? ओके जी, एंड मेक श्योर दैट द परचेज रिक्विजिशन बैक्स अप विद द कोटेशन दैट बैक्स अप परचेज ऑर्डर। बिल्कुल यही है भाई, बिल्कुल यही है। अच्छा भाई, अब एक शैजल का जब सवाल है, अब देखो कैसा है सवाल, ये सुनना। सवाल ये है, सर रिक्विजिशन देखेंगे या अप्रूव रिक्विजिशन? जैसे उसने डिमांड की 4 लाख के लैपटॉप की एंड एचओडी ने अप्रूव किया 3 लाख का। यार कैसी फजूल बकवास कर रहा है यार, उस बंदे ने, वो बोल रहा है उसने 4 लाख का लैपटॉप मांगा, उसके बाद को क्या जा रहा है भाई, 4 लाख का लैपटॉप है, उसको लैपटॉप चाहिए। यार भाई अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो तुम बोल रहे हो मुझे लैपटॉप चाहिए, अब तुम्हारे फरमाइशी प्रोग्राम चलेंगे, उसमें GTA वाइस सिटी चलनी चाहिए, GTA 6 चलाऊंगा, ये कैसी फजूल बातें कर रहा है यार। बोल रहे 4 लाख का लैपटॉप है, एचओडी ने 3 लाख का अप्रूव किया। अबे भाई लैपटॉप अप्रूव करना है। अब एक और चीज, जब रिक्विजिशन रेज होती है ना, सुनना 1 मिनट, जब रिक्विजिशन रेज होती है ना, रिक्विजिशन डिपार्टमेंट से, तो उस डिपार्टमेंट की नीड भी देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक IT डिपार्टमेंट का बंदा लैपटॉप मंगवा रहा है, कौन सा, उसका लैपटॉप बहुत हाईटेक होना चाहिए, तो वो जो बजट एलोकेट होगा ना उसके डिपार्टमेंट से, वो अमाउंट भी ज्यादा होगी। और एक और चीज, लेट से उसने बोला एक 8 लाख रुपए का लैपटॉप आना चाहिए, उसने 8 लाख रुपए अप्रूव करके भेज दिया। अब इन्होंने रिक्विजिशन रेस की, वो 6 लाख में मिल गया, तो क्या उसका बजट एग्जॉस्ट हो गया? नहीं, 2 लाख रुपए बच गया, वो उसके बजट में ही रहेगा, क्योंकि वो यूज, उसने तो खाली अपनी अवेलेबल लिमिट देखी, क्या इतने में हो सकता है या नहीं हो सकता। पहले बताओ, बात समझ आती है? बिल्कुल, रिक्विजिशन के अंदर अमाउंट नहीं होती कभी भी, सिर्फ स्पेसिफिकेशन होती है। पर हाँ, जो बंदा अप्रूव कर रहा होता है उसको ये अंदाजा होता है कि ये कितने का मिलेगा, तो वो बजट अप्रूव करता है कि भाई इतने का बजट ओके हो रहा है, अदरवाइज तो वो आगे बढ़ेगी नहीं कहानी। सही है, चलें। अच्छा भाई, अब सिर्फ ऐसे तो नहीं होगा ना कि लैपटॉप मंगाया एंड, अबे यार ये फजूल बातें कर रहा है यार शैजिल, मैं कसम से अभी क्लास से निकाल दूंगा तुझे। अब मतलब कितनी सस्ती कॉमेडी, ठंडी कॉमेडी के मैंने मंगवाया, उसने मुझे पेंटियम 4 ला के दे दिया। मतलब कोई हंसने की बात है ये, मतलब समझ ही नहीं आ रही बात, बिल्कुल फजूल, मूड खराब कर दिया तुमने क्लास का। इधर अजीब, मतलब कसम से लानत है तुम्हारी शक्ल पे, इतने मतलब इतने बड़े होके ये ऐसी फजूल कॉमेडी 3 नुक्तों वाली, इधर अजीब भंगी एक नंबर का। नहीं, ये तो कॉमेडी भी कैसी है, मतलब इतनी हाई क्लास, हम ऑडिट की क्लास में बैठे हुए हैं, मतलब फुल प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं, ये पेंटियम 4 की बात कर रहा है, बदतमीज। इधर अच्छा इधर देखो, चलें फोकस से इधर चलें। खैर, अच्छा पहले बताओ भाई, पीओ बन गया, अब पीओ रेज हो जाएगा रेलेवेंट पार्टी को, क्लियर है? अच्छा, क्या अभी क्वालिटी चेक हो गई? अभी तो आया ही नहीं है। चलें, अब हमने ये कहा यहां से काम शुरू हो जाएगा प्योरली एडमिन डिपार्टमेंट का, एग्रीड? अच्छा, अब हमारा पहला मकसद यह है कि एंटिटी शुड पे, नॉट पे फॉर द पीपी नॉट ऑर्डर्ड। यानी हम ये कहेंगे कि हमें कोई लेट से आया दरवाजे पे, उसने बोला भाई ये आपने लैपटॉप मंगवाया था और इसके पैसे दे दो, इनवॉइस पकड़ा के चला गया,
क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, सबसे पहले एडमिन डिपार्टमेंट मैच करेगा ऑर्डर रिसीव्ड, हाँ जानी, विथ परचेज ऑर्डर। अब देखो फवाद कह रहे हैं कि इनवॉइसेस को मैच करना है, वेरी रॉन्ग, इनवॉइस आई नहीं है, अभी ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर देके अभी आ चुका वो आपको रिसीविंग देने आया है, प्लीज बात को समझिए, वो आपको सिर्फ रिसीविंग देने आया है। आपने सिंपल क्या किया कि आपने मैच करना है ऑर्डर रिसीव विद द परचेज ऑर्डर। अच्छा जल्दी मुझे बताओ, क्या वहां पे क्वांटिटी मेंशन थी? अच्छा एक और चीज, क्या वहां पे जानी डिस्क्रिप्शन मेंशन थी कि आपने कौन सी स्पेसिफिकेशन की क्या चीज मंगवाई है, और वहां पे पार्टी भी मेंशन थी कि किसकी तरफ से ये आनी चाहिए। तो आपने कहा भाई ये सारी चीजें आप कहां से मैच कर लेंगे? परचेज ऑर्डर से, और वो प्री नंबर्ड था। क्या? तो पीओ नंबर भी तो होता है ना मेरी जान, ऐसे ही थोड़ी ना भेजा था उसको, पीओ नंबर चिपका के भेजा था, तो वो लाएगा, उस नंबर को मैं अपने नंबर से क्या करूंगा? मैच करूंगा, और उस पीओ नंबर को अगर मैं अपने नंबर से मैच करूंगा तो ही जाके मैं उस क्वांटिटी को एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मेरे लिए वो किसी काम का नहीं है। तो एडमिन डिपार्टमेंट रख के बैठा होता लाइन से। जीआरएन देगा? कौन देगा? वो तो अभी दरवाजे पे खड़ा हुआ है, अभी तो हमने अंदर ही नहीं घुसने दिया, तो अभी आते हैं ना आगे। मैं क्वालिटी चेक किए बगैर बना दूं उसको रिसीविंग? मैं तो साइन ही नहीं की ना अभी। मैं फिर वही बात, वो अपने घर से तुम्हें कुछ भी लाके दे रहा है, हाथ में नहीं लेनी, सीधी सी बात है। कहने का मतलब ये है, वो तुम्हारे पास कुछ लेके, सुन तो ले, मैं बात तो सुन ले मेरी जान। देखो वो तुम्हें कोई चीज लाके दे रहा है तो दरवाजा खोल के किसी अनजान आदमी को हाथ नहीं देना, पहली चीज। वो आया, आपने पहले देखना है क्या मैंने ये चीज मंगवाई थी या नहीं मंगवाई थी, क्या वो परचेज ऑर्डर और वो जो लेके आया मेरे पास सेल्स ऑर्डर, क्या वो आपस में मैच होते हैं या नहीं होते। पहला चेक हो गया। आपने क्वांटिटी देखी, आपने डिस्क्रिप्शन देखी, ये स्पेसिफिकेशन है, और आपने कहा वेंडर कौन है, ये ओके हो गया। अच्छा अब आपने कहा भाईजान जरा इसको यहाँ रखें, हमें इसकी क्वालिटी चेक करनी है। क्या करनी है? तो हम क्या करें? एसिड रिसीव्ड इज ऑफ गुड क्वालिटी। तो क्या हम ये कह सकते हैं, कि देखो यहाँ पे एंटिटी शुड नॉट पे फॉर द गुड्स पीपी नॉट ऑर्डर्ड। तो हमने कहा कि मैच करूंगा ये, और फिर दूसरी चीज क्या परफॉर्म करूंगा? काउंट परफॉर्म करूंगा। एग्जाम्पल, अगर वो ये इन्वेंट्री से कनेक्ट करते हैं, अगर वो मुझे 50 लैपटॉप चिपका के चला गया जबकि मैंने मंगवाए थे 40, तो दैट मीन्स कि अल्टीमेटली मेरा तो वो कंट्रोल ही फारिग हो गया कि अननेसेसरी पीपी मेरे पास होने नहीं चाहिए, वो तो बिला वजह का कंट्रोल हो गया। एक्सेस पे एसेट्स आ गए मेरे पास जो कि नो यूज है मेरे। हम तो कह ही रहे हैं कि पहले आप परचेज ऑर्डर से मैच करो और फिर उसको क्या करो? काउंट परफॉर्म करो। काउंट करने से अगेन यही वाला ऑब्जेक्टिव मीट होगा कि एंटिटी उन चीजों के लिए पे ही ना करे जो उसने मंगवाई, पहले तो मंगवाई ही नहीं, और अगर नहीं मंगवाई फिर भी एक्सेप्ट करके पेएबल क्यों बुक कर रहा है जबकि मेरे किसी नीड का नहीं है। तो ये वो कंट्रोल है, अननेसेसरी अवॉइड करना। तो वो कंट्रोल अगर सरपास हो गया, यहां पे भी चीजें को चिपका के जा सकता है तुम्हें, तो उसका कंट्रोल ये है ना कि पीओ निकालो, उसको काउंट परफॉर्म कर लो। पहले बताओ कहानी समझ आती है? अब वो कह रहा है तीसरी चीज क्या करो जी? क्वालिटी चेक परफॉर्म करो। अच्छा, क्वालिटी चेक परफॉर्म करने से मेरी कौन सी असर्शन हिट होती है? वैल्यूएशन। वैल्यूएशन, अच्छा वैल्यूएशन इसलिए होती है क्योंकि अगर आपने इसकी क्वालिटी चेक नहीं की और खराब चीज निकली, अल्टीमेटली इट विल एंड अप विद इंपेयरमेंट। एसेट्स क्या हो जाएंगे? इंपेयर हो जाएंगे। तो अच्छा, अब एसेट इंपेयर करने की कहानी सुनो। क्या आपकी नीड नहीं थी, बजट नहीं था, मंगवाए नहीं थे, क्वालिटी सही नहीं थी, तो अल्टीमेटली आपके एसेट्स इंपेयर हो जाएंगे, और फिर जाहिर सी बात है जिसकी लाइफ 5 साल थी वो एक ही साल में
खत्म हो जाएंगे, अल्टीमेटली यू विल एंड अप बुकिंग इम्पेयरमेंट। तो उस चीज को केटर करने के लिए ये हिसाब किताब है, क्वालिटी चेक होना चाहिए। पहले बताओ बात समझ आती है? चलें अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से, प्लीज फोकस के साथ। सर एक तरह से परचेज साइकिल ही है, यस, बट परचेज ऑफ इन्वेंट्री और पीपी? पीपी। अच्छा अब मुझे बताएं, ये तो हो गई क्वालिटी चेक परफॉर्म। क्वालिटी चेक परफॉर्म करने के बाद अब हमने कहा कि भाईजान अब फाइनली वो मकाम आ चुका है कि अब मैं गुड रिसीट नोट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? अच्छा अब एक मिनट रुकिएगा, मैं यहां पे जीआरएन बनाऊंगा और जीआरएन पे क्या क्या लिखा होगा जरा सुनना। जीआरएन पे लिखा होगा पीओ नंबर, ऐसा है? कोटेशन नंबर, तीनों चीजें होंगी, हाँ या नहीं? अच्छा अब जीआरएन पे क्वांटिटी लिखी जाएगी और एक्नॉलेज लिखी जाएगी, प्राइस नहीं, प्राइस पे नहीं होगी, एक्नॉलेजमेंट ली जाएगी कि हमने ये रिसीव कर लिया, उससे साइन कराएंगे कि भाई तू ये चीज देके जा चुका है, ये पकड़ो निकल यहां से। अच्छा और मैं आपको एक बात बताऊं, वो आपसे अपना जीडीएन साइन करा के जाएगा, है ना? वो आपसे अपना गुड डिस्पैच नोट, तो वो भी आपके पास कॉपी आ जाएगी इसकी कि भाई उसकी तरफ से सबूत आ गया कि वो आपको हैंड ओवर कर चुका है। अच्छा अब दो तरीके, या तो वो इनवॉइस भी साथ में थमा के जाएगा या तो बाद में आ जाएगी, व्हाटसोएवर द केसेस। बट मैं आपसे एक चीज पूछने लगा हूं, आप अपने पीपी को उसकी इनवॉइस बेचने पे रिकॉर्ड करेंगे या जीआरएन बनने पे? क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, कंप्लीटनेस और अवेलेबल फॉर यूज हो गया है, अवेलेबल फॉर यूज हो गया। अब यहां से देखो एक जरा गेम चेंज करते हैं, थोड़ी सी खतरनाक करते हैं इसको। एग्जामिनर का दिमाग घूमे और वो बोले कि पूरा प्रोसेस आपको बना के लिख के ना अंग्रेजी में, और वो आपको बोले कि जीआरएन बन जाता है एंड एंटिटी वेट्स फॉर द गुड्स फॉर द इनवॉइसेस टू बी रिसीव्ड एंड देन रिकॉर्ड पीपी। कंप्लीटनेस, मैं आपको एक दो और बात कहता हूं। देखो एक तो पीपी की कंप्लीटनेस का इशू है, दूसरा अंडर स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन का, अंडर स्टेटमेंट ऑफ, तो ये दो मसले यहां से निकल के आ जाएंगे अगर ऐसा होता है, क्योंकि वो टाइमली अपने एसेट्स को कैपिटलाइज, तो मतलब वो कंप्लीट नहीं है, अगर कंप्लीट नहीं है तो डेप्रिशिएट भी नहीं हो रहे, जो कि होने चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जब उसने जैसे ही जानी ये साइन किया, जैसे ही ये साइन किया, तो टेक्निकली ये जीआरएन आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी से कितने लोगों में जाएगा? एक तो ये एडमिन के पास आएगा, वेरी गुड, एक सप्लायर भी तो ले जाएगा, और एक जिसने रिक्विजिशन रेज की थी उसको जीआरएन दूं या एसिडी दे के आ जाऊं? नहीं मतलब एक तुम दिमाग लगाओ, तुम कह रहे हो जानी जीआरएन बन गई तेरी, वो बोले गले लगाएगा, थैंक यू यार। अबे बोला भाई 5 महीने से तुझसे एसिड मंगवाया, तू जीआरएन भेज रहा है, एसिडी लेके आ जाता। अब सुनना होगा क्या, अब कहानी सुने यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट है इसमें, क्योंकि इन्वेंट्री और उसके अंदर फर्क है ना भाई। देखो जीआरएन तो आ गया, अब तू एसिड रख के करेगा क्या? लैपटॉप तुम्हारे काम का है उसके काम का है? तो हाँ अच्छा, डिपार्टमेंट हेड को बोलेंगे साहब इतने बड़े आदमी है, इसको तो एसिड अपने हाथ से देके आए, एक बार रिबन भी लगा के जाइए, कटवाइयो भी उससे भंगी, मतलब उसको दे के आ जाओ। बोल रहा है डिपार्टमेंट हेड को देंगे, बोलेगा भाई आपके बंदे का लैपटॉप आया, पूरे डिपार्टमेंट को इकट्ठा करेंगे और बोलेंगे आओ भाई रिबन काटते हैं, लैपटॉप आया इसका। ये मतलब ये नहीं समझ आई बात भाई। डिपार्टमेंट हेड का अप्रूवल इसलिए होता है कि अननेसेसरी परचेज, अब उसकी अप्रूवल के साथ जो चीज आ चुकी है तो उसको जाके दो। अब तुम फॉर एग्जांपल किसी अज्यूम करो किसी कंपनी में डिपार्टमेंट हेड हो, एडमिन हेड हो, सही है, ये एडमिन का बंदा लेके गया जाके सर ये आपके लिए बंदे के लिए लैपटॉप आया, बुलाएं डिपार्टमेंट को, सारे सब नाच रहे हैं भाई ये फुल लैपटॉप आए हुए हैं। अब मतलब ये बताओ कि अब क्या मतलब कोई तुक ही नहीं बनती इस बात की, सही है। तो अब ये देखो ना यार, मतलब क्या सोच क्या आती है, मतलब पार्टी चल रही है भाई। चलें अब वापस से सुनना, अब सुनो वापस से बैक टू द पॉइंट, इधर सुनो। हमने ये कहा कि जब हम जीआरएन साइन कर लेंगे तो इसका मतलब ये है दिस इज एन एविडेंस दैट वी हैव रिसीव्ड द पीपी, नॉट इन्वेंट्री, पीपी। अब मेरा दूसरा रिस्क यहां से शुरू होता है, ये इमीडिएटली रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि अवेलेबल फॉर,
क्योंकि एसेट डेप्रिशिएट होता है एक्चुअल यूज पे, अवेलेबल पे। तो अब यहां से वो रिस्क शुरू होता है, क्योंकि दादा कंट्रोल भी इस पे लगाता है ना कि भाई वो मौजूद हो, सेफ हो, ये सारी चीजें चल रही हो। चले आगे एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। इसकी 3 कॉपी बनी, एडमिन, फाइनेंस और सप्लायर। अच्छा, अब जब इसकी जो जीआरएन है, इसकी जो एक और कॉपी है ना, इसकी जो एक और कॉपी है, हम जाएंगे उसी के पास लेके जिसने ये एसेट मंगवाया है। नहीं, मैं बता रहा हूं, एसेट लेके जाओगे, पहले एसेट पे देखो क्या लिखा हुआ है, टू इंश्योर द, ये मैंने आज आपको सुबह वाली क्लास में बताया था, मैंने आपको कहा भी था आज मैं क्लियर करूंगा इसको। और अब एसेट आ गया, आपने एसेट को घुमाया, सही है, उस पर चेपी लगाई कि ये मिस्टर ABC का है, ये मिस्टर AB, और उस पर एसेट का कोड आ गया। लेट से अगर इस कंपनी में 5000 लैपटॉप हैं, तो 5000 लैपटॉप के बाद जो लैपटॉप कोड है वो होगा 5001 या 5001 व्हाटसोएवर, वो कोडिंग आ जाएगी। यानी ये बताया जाएगा कि 5001 का लैपटॉप इस बंदे को असाइन हुआ है, और उसके पीछे टैग चिपका दिया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने कभी ARTT में एक बार करवाने की कोशिश की थी, तो लैपटॉप था, हाँ उसने AC पे भी लैपटॉप लिख दिया, लैपटॉप 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उसको आता ही नहीं था, उसने एक्सेल पे बनाया सब लैपटॉप। यहाँ पे दीवार पे भी लिखा हुआ होगा, पंखों पे लगा हुआ है लैपटॉप लिखा हुआ है, देखो पंखे पे भी लिखा हुआ है लैपटॉप 1। तो यहाँ पे पंखे भी उसके लिए लैपटॉप है, देखो ये रहा। नहीं, देखो अब वो क्या कह रहा है, सुनो, वो कह रहा है परचेज रिक्विजिशन नंबर पीछे चिपका दो। नहीं, देखो एसेट कोड यूनिक होना चाहिए, एसेट कोड, तो नंबर शुड नॉट बी सेम, एसेट कोड यूनिक होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर एक नया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लॉट मंगवाई होती 50 लैपटॉप्स की, तो मैं उस 50 लैपटॉप्स को नया यूनिक कोड असाइन करता, नया असाइन कर देता और लिख देता ये इस बंदे को एलोकेट हुआ। इससे क्या हो गई, ये पता लग गया कि इस बंदे के पास ये टैग वाला एसेट है। अज्यूम करते हैं कल को मैनेजमेंट को ख्याल आया, प्लीज प्लीज फोकस होकर सुनिएगा ऑनलाइन वालों, ये सब आप लोगों के लिए, प्लीज सुनना। कल को एडमिन वाले को ख्याल आया कि हम ना एक रिकंसिलिएशन परफॉर्म करते हैं कि हमारी किताबों में जो फिक्स एसेट है क्या वो फिजिकली मौजूद हैं। आप कैसे डिटरमाइन करोगे, कोर्ट से और पर्सन से, किसको। अच्छा, एक बंदा छोड़ के जा रहा है, यानी आप ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हो, नया बंदा आ रहा है, तो मुझे कैसे पता लगेगा तुम्हारे पास कौन सा लैपटॉप था, टैगिंग। और वही लैपटॉप फिर मैं बोलूंगा नया मंगवाने की नीड, यही कोड वाला लैपटॉप इस बंदे से मंगवाओ, उसको दे देना। BR नंबर, तो फिर ये GRN क्यों बनाई थी भाई। एक जब चीज आ चुकी है इदारे में, मैं उसके ऊपर क्यों परचेज रिक्विजिशन नंबर चिपकाऊं। GRN बन गई, इसका मतलब आप एसेट के कोड को क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो। कि लैपटॉप के पीछे क्या पर्चियां चिपकाता रहूंगा सारी, बंदे को कभी बैटरी चेंज करनी तो पहले पर्चियां निकाल रहा है। अबे भाई एक टैग लगा दे, ये बोल रहा है भाई उसके पीछे रिक्विजिशन भी चिपकाओ, और रिक्विजिशन के बाद PO भी चिपकाओ, कोटेशन भी चिपकाओ। और अच्छा वो लैपटॉप खोल रहा है, सामने चीजें पर्चियां चिपकी हुई हैं। अबे भाई एक कोड दे दे, खत्म कर कहानी, एक यूनिक कोड बस, जो लाने तक के कंट्रोल थे वो ये रहे। बात क्लियर है, चलें। अच्छा भाई अब वो कह रहा है सर कोड ऑफ एसेट से रिलेटेड भी एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे। हाँ, वो जो कोडिंग होती है ना एसेट की, वो एक्सेल में फिक्स हो रही होती है, यानी इस बंदे को इस कोड का एसेट असाइन हुआ। लेट से अब ARTT में अगर लेट से 20 एम्प्लॉइज हैं, तो 20 एम्प्लॉइज के पास अगर 20 लैपटॉप्स हैं, तो ये लिखा गया है कि इस लैपटॉप पे जो इस बंदे को लैपटॉप मिला उसका मॉडल ही है, उसका कोड ही है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 बंदों के पास सेम मॉडल का लैपटॉप हो, तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कोड से, कि भाई हमें ये अलग करके ये करना है। बात समझ आ रही है, दैट्स व्हाई वी प्लेस द कोड देयर इन। हम क्या करेंगे, हमने कोड जो है वो असाइन किया, प्लीज सुनिएगा बड़ी अहम बात है, कोड असाइन किया, देखो क्या लिखा हुआ है, टैगिंग ऑफ एसेट टू इंश्योर द एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिफिकेशन, कोड असाइन किया। अच्छा अब हम लेके जाएंगे उस बंदे के पास, ना कि डिपार्टमेंट हेड के पास, उस बंदे के पास लेके गए, हमने बोला ये तुम्हारी रिक्विजिशन थी, क्या हमारे पास थी, देखो GRN बन रही है ना, PO भी है, रिक्विजिशन भी है और कोटेशन भी है। हमने कहा कि भाई ये GRN पे साइन करो, इस GRN पे
एज एन एविडेंस कि तुम्हें ये एसेट मिल गया जिसने मंगवाया था। अब वो उसकी कॉपी जब मैंने उसको दी, ये इटसेल्फ इस बात का सबूत है कि इसको हैंड ओवर, एडमिन की जिम्मेदारी यहां खत्म, एडमिन की जिम्मेदारी बाखुदा अब तक ये मेरे कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं आया। अभी तो सिर्फ वो बंदे को मिला है और आई थिंक ये अवेलेबल फॉर यूज हो चुका है क्योंकि बंदे को हैंड ओवर हो गया। अच्छा, अब मुझे लगता है कि एडमिन वाले को कोई तंग नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास सारे सबूत हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, एडमिन वाले ने ऐसे ही कोई चीज मंगवा ली थी या रिक्वेजिशन के बेस पे? यानी अननेसेसरी मंगवाना तो अलाउड ही नहीं है। अच्छा, खिजरा कह रही है सर किस पे साइन करेगा? बेटा जीआरएन पे। जो जीआरएन आई है उसकी कितनी कॉपीज बनी थी? तो जब आप चौथी कॉपी उसके पास लेके गए थे तो आपने उसको कहा था कि भाई एक कॉपी ये आप रखें कि रिसीव हो चुका है और हमारी जो कॉपी है जो हमें मिलनी चाहिए उसके ऊपर आप साइन करके दे दें, ये इस बात का सबूत होगा कि हमने भी रिसीव कर लिया, हमने आपको हैंड ओवर भी कर दिया। बात खत्म। आपकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। कल को आप ही बोले, एम्प्लॉय बोले मुझे मिला ही नहीं एसेट, तो फिर हमने बीइंग एडमिन का बंदा उससे एक्नॉलेजमेंट ले ली कि वो एसेट उसको हैंड ओवर हो चुका है। पर मजे की बात यह है, प्लीज सुनना, मजे की बात यह है, हमें इस एसेट को भी कहां लाना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। पर यह भी इदारे में एंटर हुआ है और डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं। सो फार मुझे लगता है रिक्विजिशन बनी, कोटेशन बनी, परचेज ऑर्डर बना, जीआरएन बनी और वो अपनी जीडीएन चिपका के चला गया और हमने एक्नॉलेजमेंट भी ले ली, क्वालिटी चेक हुआ, क्वांटिटी। तो हमने क्या कोई अननेसेसरी गुड एक्सेप्ट किए? नहीं किए। और हमने तब जाके जीआरएन बनाई और वो साइन करके हमने उसको चिपका दी। मोहम्मद हसन कह रहे हैं सर ये वाली बात, कौन सी वाली बात नहीं समझ आई भाई हसन? कौन सी वाली बात? जब मैं उससे साइन करवा के आया हूं, ये वाली बात? हाँ जी जल्दी बता दे भाई प्लीज हसन, जल्दी। तुम्हारी माँ की कसम है, जल्दी लिखो, खुदा की कसम है लिखो कुछ। सर एक्नॉलेजमेंट उस बंदे के लिए जिसके लिए ऑर्डर किया। भाई जिसने बंदे ने ऑर्डर किया उसको जाके चीज दोगे तो उसको क्या बोलोगे? ये चीज है आपकी है, तो क्या उसका सबूत तुम्हारे पास होना चाहिए कि भाई साइन करो कि ये तुम्हें रिसीव हो चुकी है। कल को इदारे में आ गई और गायब हो गई इदारे से तो एग्जिस्टेंस का मसला हो जाएगा ना। तो जब आप उस बंदे को अकाउंटेबल करोगे तो वो कैसे करोगे? जब साइन करेगा वो। अबे तो चौथी कॉपी चसी उसको दे दी ना, पर तू एडमिन जो अपनी कॉपी रखेगा उस पर क्या करवाएगा? साइन कराएगा। क्योंकि एक तो उसने खुद साइन किया कि मैंने रिसीव किया, पे वो सबूत के तौर पे उससे भी साइन कराएगा कि भाई तू भी साइन कर कि ये चीज तुम्हें रिसीव। कल को लैपटॉप गायब होता है, कहने को एडमिन के पास लोग आके खड़े हो जाएंगे, कहाँ है लैपटॉप? तो तुम क्या बोलोगे? भाई बंदे को दिया था, ये साइन है उसके, उसको बात करो। और अच्छा मुझे कैसे पता लगेगा इस बंदे को कौन सा लैपटॉप दिया था? टैगिंग हुई हुई है, आइडेंटिफिकेशन यही तो थी। तो हम तभी तो उसको बोल किया भाई तू एक्नॉलेज कर। पहले बताओ हसन भाई क्लियर है? जल्दी। ओके जी चलें, ओके गुड। अच्छा अब अल्लाह का शुक्र ये है, क्या होते हैं ये सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमें मेंटेन करने होते हैं एज अ सबूत के तौर पे कि ये चीज आ चुकी है, ये चीज हो चुकी है, तो ये पूरी ट्रेल चल रही है। चलें अब आगे। अब मुझे एक बात बताओ, साइन जीआरएन पे होगा उस बंदा? हाँ बिल्कुल, देखो वरीशा, जब वो बंदा आपको एक्नॉलेज करेगा तो वो आपके जीआरएन पे करेगा, जिसकी कॉपी किसके पास होगी? एडमिन के पास। उसको तो एज अ एक्नॉलेज, उसको नहीं भी दो उसका जीआरएन तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीआरएन आपके पास होना चाहिए। आपकी कॉपी पे वो एक्नॉलेज करेगा कि आपको वो रिसीव हो चुका है। बात समझ आती है? तो ये सीन है। चलें अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, ये भी सब हो गया, पीपी उस बंदे को हैंड ओवर हो गया, अब हमें इसको कहां लाना है? बुक्स में लाना है, यानी जीएल तक पहुंचाना है और जीएल के बाद एफएस में। ये बात हो गई। चलें अब हमने कहा यहां से फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम शुरू होता है। प्लीज सुनिएगा, फोकस के साथ है। यहां पे आपको याद होना चाहिए कि फाइनेंस के पास पीओ आया था, किसने भेजा था? एडमिन नहीं भेजा था, यहां पे आया था। अच्छा, क्या इस फाइनेंस ने, तुम लोग मुझे बताओगे, क्या इस फाइनेंस ने पीओ के बेस पे पीपी रिकॉर्ड किया था? क्योंकि वो एग्जिस्ट
अब मैं फिर यहाँ पे चीज़ें तुम्हें घुमा के बताता हूँ। एग्जामिनर का पागल होगा दिमाग, वो तुम्हें बोलेगा इदारा पीओ के बेस पे पीपी रिकॉर्ड। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा यानी तुम बताओ, बल्कि नहीं तुम बताओ कि ये जो पीओ के बेस के ऊपर पीपी को रिकॉर्ड करेगा तो किस असर्शन का मसला, बीच में नहीं बोलना। पीओ के बेस के ऊपर अगर वो पीपी रिकॉर्ड करेगा तो किस असर्शन का मसला है? प्लीज एक मिनट। अकरेंस का या एग्जिस्टेंस का? दोनों का। एक तो ट्रांजैक्शन अकर नहीं हुई और एग्जिस्ट भी नहीं करती। चलो अगर ये बंदा इनवॉइसेस के बेस पे करे, असर्शन क्या होगी? एक मिनट, वैल्यूएशन भी नहीं होगी, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस, you don't need to wait for the invoice. When you have received GRN, you need to record the PP. बात समझ आ रही है? हाँ, अभी कंप्लीटनेस का मसला, अब ये बोलोगे इस कंप्लीटनेस से डेप्रिसिएशन भी इनकम्प्लीट होगा। वैल्यूएशन तो ओवरऑल बात है, पर अंडर शेड होगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो कंप्लीट रिकॉर्ड, क्योंकि तुमने पीपी कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं किया। नहीं देखो वही अल्टीमेटली तो वैल्यूएशन, हर असर्शन कहां जाएगी? अल्टीमेटली वैल्यूएशन होगी, पर मेन क्रक्स क्या है? कंप्लीटनेस का। क्लियर है? तो ये बात याद देखो। फिर अभी मैं सवाल दूंगा, उसमें असर्शन वाइज पे भंड नहीं मारना खुदा के वास्ते। जब मैं बात कर रहा हूं तो मतलब उसके पीछे कोई लॉजिक है। इधर, अच्छा इधर प्लीज फोकस के साथ। मैंने कहा सर इसके बाद पीओ था, इसके पास और क्या रिसीव हुआ? अच्छा, इसको इसकी कॉपी मिली होगी और बाकी एडमिन ने अपना काम कर लिया होगा। अच्छा, अब इसको पता है इसके पास जीआरएन आ गई है, मतलब एसेट अवेलेबल फॉर यूज है, ये चिपका चुका है वहां पे। अच्छा, अब होगा ये, देखिएगा, परचेज ऑर्डर विद फाइनेंस है, जीआरएन विद फाइनेंस है। अब होगा क्या, एक रजिस्टर बनता है जिसका नाम है फिक्स एसेट रजिस्टर। ये प्लीज सुनिएगा, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, जीएल की बात नहीं हो रही, अकाउंटिंग। मैं तुम्हें सिखाता हूं एक चीज। इधर आपने अपने पास FAR 1 में देखा था सर कि हम यहां पे कंप्यूटर इक्विपमेंट, फिर यहां पे आ गया कंप्यूटर इक्विपमेंट, फिर यहां पे आ गया कंप्यूटर इक्विपमेंट। अच्छा, ये जो मैंने कंप्यूटर इक्विपमेंट लिख रहा हूं ना, ये मेन कैटेगरी है, टॉप लाइन कि कंप्यूटर इक्विपमेंट है। अब उसके अंदर लैपटॉप भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है, कीबोर्ड भी हो सकता है, एलसीडी भी हो सकती है। मेन कैटेगरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लाइन आइटम पे आती है, किधर आती है? ये अगर देखो मिस हुआ ना, आगे तुम्हें पूरा टाइम ये तंग करते रहेंगे कॉन्सेप्ट्स। मैं तभी तुम्हारे बेसिक कोर पे काम करता हूं, और तभी देखो रिपोर्ट भी टाइम पे शुरू करवाया ताकि एक एक कॉन्सेप्ट को क्या करूं, लिंक करूं। वापस मैंने कहा सर अभी हम मेन कैटेगरी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर इक्विपमेंट। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम वैसे कहें कि सर हम ये कह सकते हैं कि भाई व्हीकल है और ये भी व्हीकल है। अब देखो सब कैटेगरी पे आते हैं, हो सकता है कि ये लैपटॉप हो, एलसीडी हो, प्रिंटर हो, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स ही है ना, यही है ना, कंप्यूटर इटसेल्फ और कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, ये आ गया। अच्छा, फिर व्हीकल, हमने कहा कि भाई यहां पे कौन सी, कोई भी रखते थे यार, नहीं ये तो एल्टिस हो गई ना, टोयोटा यारिस कर लेते हैं, चलो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो व्हीकल है, अब फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं कि लैपटॉप जो मंगवाए थे उसके साथ हमने लैपटॉप, एलसीडी, प्रिंटर मंगवाए थे। कितनी चीजें मंगवाई? कितनी चीजें मंगवाई? 3 चीजें मंगवाई। अच्छा, क्या उसका टैग नंबर था? लगा के दिया था ना। 3 चीजें, तीनों पे अलग। अच्छा, तो एलोकेटेड टू भी पता होगा? वेरी गुड, उसी से पता लग जाएगा। अच्छा, डेट भी पता लग जाएगी, और अमाउंट कहां से देखूंगा? पीओ से। ये देखूंगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल ये डेट में पीओ की डाल दूं, ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा और बिला वजह रिकॉर्ड हो जाएगा, जो कि होना
तो आपने ये देखना है कि भाई GRN जब रिसीव हुआ वो डेट आएगी, वैल्यू पीओ की आएगी। एग्रीड? पक्की बात है। चलें आगे देखते हैं, आगे सुनिए, गेम यहां से शुरू होती है। अच्छा, टैग नंबर 1023, 1024, 1025 एंड सो ऑन एलोकेटेड टू मिस्टर ए, मिस्टर बी, जो भी है वो चलता रहेगा। सही है, ये हमें लोगों के नाम भी पता लग गए, उसकी टैगिंग भी, यूनिकनेस पता लग गई कि उस एसेट का एक्चुअल कोड क्या है। अब ये तो खैर जगह की कंसाइसनेस की वजह से मैंने किया। ऐसे कंप्यूटर इक्विपमेंट किसी भी कंपनी में मैं तुम्हें कभी असल दिखाऊंगा जब मैं तुम्हें सब्सटेंटिव सिखाऊंगा ना। मैं एक्सेल के ऊपर किसी भी कंपनी का असल फिक्स एसेट रजिस्टर खोलूंगा, उसमें तुम्हें सिर्फ कंप्यूटर इक्विपमेंट दिखाऊंगा, 5000 से ऊपर होंगे। 5000 से मैं कम बता रहा हूँ, 5000 से ऊपर होंगे कंप्यूटर इक्विपमेंट, जिसमें से LCD, मॉनिटर, लैपटॉप्स अलग अलग किस्म के आ रहे होंगे, अलग अलग बंदों को टैग हुए हुए होंगे, ऐसा है, और अलग अलग नाम होंगे लोगों के, और अलग अलग नंबर के साथ साथ यूनिकनेस होगी कि पता लग रहा होगा ये चीज इसको एलोकेट हुई, ये चीज इसको एलोकेट हुई हुई। अच्छा, आप सुनिएगा, यहां पे रिकॉर्ड करने के बाद कहां पे फिक्स एसेट, ये आपको एक एक एसेट को इंडिविजुअल रिकॉर्ड करने की इजाजत देता है। वापस से, ये आपको एक एक एसेट को क्या करने की, इंडिविजुअली रिकॉर्ड करने की इजाजत देता है। अच्छा, अब आगे सुनिएगा, जब मैंने एक एक को इंडिविजुअली रिकॉर्ड किया तो लेट्स से मैंने कहा कि ये जो लैपटॉप है इसकी अमाउंट थी कोई 1 लाख रुपए, ये जो LCD थी वो 20,000 रुपए की थी, और ये जो कंप्यूटर इक्विपमेंट का प्रिंटर है ये 80,000 रुपए का था। कुल मिला के कितना हो गया, 2 लाख रुपए। पता है इदारे क्या करते हैं, ये बात तुम लोगों के लिए सुनना, इदारे क्या करते हैं, पहले फिक्स एसेट रजिस्टर में डालते हैं ताकि अलग अलग एसेट का हिसाब किताब हो जाए, अलग अलग एसेट का, और फिर क्या करते हैं, ये पूरे पीओ की एक एंट्री बनाते हैं, पूरे पीओ की। अच्छा, एंट्री ये बनाएंगे, कंप्यूटर इक्विपमेंट डेबिट और पेबल क्रेडिट, कितने से, 2 लाख रुपए से। अच्छा, इसके पीछे तुम मुझे बताओगे, एक एसेट 3 है, पर वो 3 एसेट इस पीओ के पीछे कहां से मिलेंगे, फिक्स एसेट रजिस्टर से। दिस इज द अकाउंटिंग रिकॉर्ड जिसके बेस पे जीएल की एंट्री बनती है। अब पूरे जीएल में एंट्रियां बढ़ती रहेंगी क्यूमुलेटिव बेसिस पे, जिसके बैकएंड पे एक एक एसेट होगा जो कहां छुपा हुआ है, फिक्स एसेट रजिस्टर में। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने एक कार मंगवाई एक पीओ पे, तो उसकी अलग एंट्री होगी, वो जीएल एक ही होगा व्हीकल का, जीएल, लेजर तो एक ही होगा ना यार, व्हीकल का लेजर होगा। अच्छा, पे दूसरी व्हीकल मंगवाई, वो भी एक ही जीएल, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में व्हीकल्स का कॉलम एक ही होता है, पर उसके पीछे अगर 50 व्हीकल्स हैं तो फिक्स एसेट। चलो, अब एक बात तुमने बता दी तो मजा आ जाएगा। इसके बाद अगर मैंने इन तीनों को अलग अलग डेट्स पे डेप्रिशिएट किया तो इन तीनों का अलग अलग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट होगा, उसकी एंट्री एक ही बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड। आपको नहीं लगता कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट अलग होगा? हाँ ना, तो ये कंप्यूटर इक्विपमेंट क्लास ऑफ एसेट ही तो है, क्या अलग होगा? तो अब मुझे एक बात बताएं, इस पे हर एक की लाइफ अलग अलग होगी, डेफिनेटली अलग अलग होगी। तो जब हर एक की लाइफ अलग अलग होगी तो कहने का मतलब है उस पे कैलकुलेशन भी, पर वो कैलकुलेशन होती है यहां पे फिक्स एसेट रजिस्टर पे, यहां से चीजें निकल के एंट्री बाय एंट्री लेजर में जाती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट अलग होगा, क्योंकि बुक वैल्यू अलग रिपोर्ट होती है नोट्स में। अच्छा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल भी अलग अलग एंट्री बनेगी, पर तुम मुझे एक आखिरी बात बताओ, उसकी कैलकुलेशन कहां होगी, फिक्स एसेट रजिस्टर में। अब यहां पे होल्ड ऑन एक मिनट, जब आपने सारी चीजें यहां पे रिकॉर्ड कर ली, अब यहां पे आपको एक कंट्रोल लगाना होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बंदा, देखो 2-3 रिस्क निकालते हैं यहां से, मैं जरा यहां पे लिख देता हूं ताकि हमें अच्छे से क्लोज करें इसको। मैं कह रहा हूं पहला रिस्क, प्लीज सुनिएगा यार, पहला रिस्क हो सकता है कि यहां पे एसेट्स
कंप्लीटली रिकॉर्ड नाउ। दूसरा रिस्क एप्रोप्रिएट वैल्यू पे रिकॉर्ड नाउ। दो रिस्क है ना। अच्छा, जो पहला रिस्क है कि कंप्लीटली रिकॉर्ड नाउ, उसके लिए मैं बनाऊंगा रिकॉन बिटवीन जीआरएन एंड फिक्स एसिड रजिस्टर। आपको क्या लगता है जब ये रिकॉन बन जाएगी तो सारे के सारे एसिड रिकॉर्ड हो जाएंगे? ये किस असर्शन को केटर कर रहे हैं? वेरी गुड यार, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस को। अच्छा, एक और बात बता दो ताकि मजा आ जाए। अगर अच्छा, ये जो मैं तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे जब मैं ऑडिट करना सिखाऊंगा ये इन्हीं को वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ ये यहीं से पूरा लिंक होगा कि ये चीज गायब है तो यहाँ पे ऑडिट भी ऐसे करना है। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंप्लीटनेस है या एफएआर की? एफएआर की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इससे बनाए जाते हैं। नहीं आई बात समझ? देखो, ये तो सिर्फ अभी फिक्स एसेट रजिस्टर अकाउंटिंग रिकॉर्ड पूरा हो रहा है। हाँ, ये अगर ऐसा है कि ये डायरेक्टली जीएल से लिंक्ड है कि यहां डालूंगा वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा, तो फिर हो गया, तो वो भी कंप्लीट है। सिर्फ आपने मेक श्योर करना है कि ये कंप्लीट हो। ऐसे बहुत सारे इदारे हैं क्योंकि जो कि अपने एफएआर को अपने जीएल से लिंक रखते हैं। यहां आ गया वो ऑटोमेटिक पार्क हो जाता है खुद ब खुद जीएल में। ये ज्यादा बेहतर होता है बिल्कुल, पर हर किसी इदारे की इतनी औकात नहीं होती ना कि वो इतने पैसे खर्च करे कि पूरी इंटीग्रेटेड रखे कि एफएआर को वहां से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं। अगेन वैसे दिखेंगे तुम्हें जब तुम इंशाल्लाह ऑडिट पे जाओगे, तुम्हें पता कुछ ऑटोमेटिक भी होंगे, कुछ मैनुअल भी होंगे। खैर, एनीवेज, हमने कहा ये तो कंप्लीटनेस के लिए। एप्रोप्रिएट वैल्यू रिकॉर्ड करने के लिए ना, मैं यहां पे तुम्हें कंट्रोल सिखाता हूं, मेकर चेकर प्रिंसिपल। ये क्या होता है सुनना। एक बंदे ने, एक तो रिकॉन बन गई बिटवीन जीआरएन एंड द एफएआर, एग्रीड। दूसरा, हमने कहा कि जब रिकॉन बन गई, अब एक बंदा एंटर कर रहा है कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल एलसीडी लेके आया, जीआरएन से क्वांटिटी देखी, डेट देखी और पीओ से अमाउंट देखी, एग्रीड। जीआरएन से क्वांटिटी, डेट और अमाउंट कहां से? पीओ से। अच्छा, हमने जब पार्क किया ना, वो एंटर करेगा ना, वो चला जाएगा अप्रूवर के पास, चेकर के पास। मेकर कोई और है, चेकर कोई और है। वो फिक्स एसिड रजिस्टर में तब तक अपीयर नहीं होगा जब तक दूसरा बंदा अप्रूव। इसको हम कहते हैं 4I प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? 4 I's प्रिंसिपल। 4 I's प्रिंसिपल मतलब दो लोग देख रहे हैं, एक बनाने वाला, एक अप्रूव करने वाला। मतलब ये मैं तुम्हें जार्गन सिखा रहा होता हूं, वैसे तुम लिख भी सकते हो पेपर में, मेरे काम की चीज होती हैं। 4I प्रिंसिपल। 4I प्रिंसिपल ये होता है कि एक बनाने वाला है और एक अप्रूव करने वाला है। आप मुझे बताएं, जब मैंने ये कंट्रोल लगा दिया, 4 I's प्रिंसिपल लगा दिए, जिसमें एक बंदा जो बनाने वाला है उसने एंटर किया, लेट्स से उसने एसेट का टैग नंबर डाला। क्या हम ये जीआरएन पे मेंशन कर लेते हैं? टैगिंग ये हो रही है, यस। अच्छा, और फिर हम डेट भी मेंशन करते हैं और पीओ भी मेंशन होता है और पीओ पे अमाउंट भी होती है। हमें ये देखना है क्या हमारी वैल्यूएशन सही है। देखो, अगर एक बात याद रखना जानी, फिक्स एसेट रजिस्टर में चीज गलत आई ना, तो वो एग्जिस्ट तो कर रही होगी, नहीं एग्जिस्ट तो कर रही होगी वैल्यूएशन का मसला, तो सारे जो पीछे मेहनत की थी वो सब बेकार। तो अब जो अल्टीमेट चीज है वो फिक्स एसेट रजिस्टर है। अच्छा, यहां पे चीज एक्यूरेसी से आ जाए तो हमने क्या लगा दिया? मेकर चेकर प्रिंसिपल। मेकर मतलब जो एंट्री बनाएगा, यानी जो यहां पे पुट इन करेगा। क्या फिक्स एसेट रजिस्टर में वो चीज ऐसे ही आ जाएगी या अप्रूवल के बाद आएगी? अच्छा, अब जब उसने जैसे ही एंट्री की ना, वो फ्रीज हो गया, वो फिक्स एसेट रजिस्टर में अपीयर नहीं हुआ जब तक उसका चेकर उसको ओके। अच्छा, ओके वो कैसे करेगा? वो भी जीआरएन देखेगा, वो भी डेट देखेगा, वो भी पीओ देखेगा। तीनों चीजों की एक्यूरेसी के बाद वो ओके करेगा तो वो अपीयर हो जाएगी। यानी एक बंदा अगर एरर करता तो दूसरा उसको डिटेक्ट कर लेता। एक बंदा अगर दूसरा बंदा उसको डिटेक्ट कर लेता। ये सिर्फ कंट्रोल इसलिए लगाया जा रहा है ताकि एप्रोप्रिएट वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाए, जो कि मुझे रिस्क है कि
नहीं हुआ होगा। पहले बताओ कहानी समझ आती है? अच्छा, अब जब एक चीज फिक्स एसेट रजिस्टर में लैंड कर चुकी है तो क्या मैंने फिक्स एसेट रजिस्टर पे आने के लिए भी कंट्रोल लगाए कि यहां पे एक्यूरेटली आ जाए? अच्छा, मैं तुम सबसे पूछता हूं, फिक्स एसेट रजिस्टर में कोई चीज तब तक नहीं आ सकती जब तक जीआरएन नहीं बन जाए। तो ये मेरी एग्जिस्टेंस को कंट्रोल कर रहा है, हाँ या नहीं? अच्छा, फिर मैं कह रहा हूं कि चलो एग्जिस्टेंस के बाद भी रिकॉर्ड होना चाहिए तो फिर सही वैल्यू पे होना चाहिए, पीओ से। पर पीओ से भी नहीं, यानी मेकर चेकर प्रिंसिपल से। ये हो गया। यस, कौन सा वाला? मेकर चेकर वाला। भाई मैंने ये कहा कि अगर मैंने सिर्फ एक बंदे को इजाजत दे दी कि ये ले जीआरएन आएंगे, पीओ से देखियो टकाटक इसमें पार्क करते रहे एसेट्स, तो गलती के चांसेस ज्यादा हैं। हमने बोला तू पार्क करता रहे ये, पर एफएआर में अपीयर तब होगा जब दूसरा बंदा अप्रूव करेगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, बिल्कुल। पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में स्पेसिफिकली द पर्सन हु इज पार्किंग द इन्वेंट्री इज द सेपरेट पर्सन एंड द पर्सन हु इज ऑथराइजिंग द एंट्री इज द सेपरेट पर्सन। तो ये दो अलग अलग लोग हैं। चलें जी, पहले बताओ बात समझ आती है यहाँ पे? कौन सी? नहीं, एफएआर की जीआरएन के साथ बनाई है ना। ये तो मैं ये देख रहा हूं कि 5 थे, 5 के 5 रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए। सेम बंदे से बनवाऊं? नहीं नहीं, एक मिनट, सेम बंदे से बनवाऊं तो ये क्या हो रहा है? तो खुद ही तो नहीं होगी ना, इंडिविजुअली कर रहा है ना जानी। क्लियर है? तो सेम बंदे से करवाऊंगा तो भी तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मसला है ना। तो मैंने ये कहा पहले देखो, दो अलग अलग बातें हैं। एक तो ये है कि मेरे एफएआर में आई ही नहीं, हाँ या नहीं? एक तो ये कि जीआरएन बन गया और एफएआर में रिकॉर्ड। इसके लिए क्या किया? नहीं नहीं नहीं, वापस से। एक तो जीआरएन बन गई और मुझे रिस्क है कि एफएआर में नहीं आई, कंप्लीटनेस का रिस्क। मैंने इसके लिए कौन सा कंट्रोल लगाया? रिकंसिलिएशन का। चेक हो गया। अच्छा, फिर मैंने कहा कि भाई सही है, सही अमाउंट भी तो आनी चाहिए, तो उसके लिए मेकर और चेकर प्रिंसिपल लगा दिया। तो एक तो पहले सारे जीआरएन को घसीट के लाया एफएआर तक, और फिर एफएआर की एक्यूरेसी को इंश्योर किया मेकर और चेकर से। पहले बताओ क्या बात समझ आ रही है? पक्की बात है जी? कैलकुलेट होती है। लाइफ कैसे एंटर करेंगे? देखो सिस्टम में सुनना, सिस्टम में होता ही है कि हम पहले ही देख लेते हैं कि लैपटॉप ये इदारा कितने साल चलाता है। यानी फॉर एग्जांपल ईवाई के अंदर लैपटॉप की पॉलिसी है 2 साल। हर 2 साल में लैपटॉप क्या होना है? चेंज होना है। मैं 1 साल में करा देता हूँ नखरों की वजह से, सही है। खैर, कहने का मतलब यह है कि ईवाई की पॉलिसी है कि हर 2 साल में लैपटॉप क्या होगा। जब ईवाई के एफएआर में चीजें आती होंगी लैपटॉप के आगे कितनी लाइफ लिखी हुई है, क्योंकि लाइफ तो एंटिटी स्पेसिफिक होती है, आई बिलीव, हाँ या नहीं? इकोनॉमिक लाइफ तो ज्यादा होती है पर यूजफुल लाइफ एंटिटी के हिसाब से होती है। सबके अलग अलग होते हैं। यस, हर किसी के। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो बोलती है एलसीडी 1 साल चलेगी, तो लाइफ कितनी होगी? 1 साल। एक एंटिटी बोलती है 4 साल चलेगी, लाइफ कितनी होगी? चाहे आज मैं एलसीडी लाऊं या कोई भी एलसीडी लाऊं, सबकी लाइफ कितनी होगी? 4 साल। और उसी पैटर्न पे वो डेप्रिशिएट होता रहेगा फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। पर सब्जेक्ट टू कि पहले एफएआर में आ जाए, और एफएआर में आ भी जाए तो सही वैल्यू पे आए, सही दिन पे आए। तो वो सारे कंट्रोल्स हमने लगा लिए। अच्छा, ये सारी पंचायत हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल कंप्लीटली भी हो, एक्यूरेट भी हो, एग्जिस्ट भी करते हो। यही है? चलें। अच्छा, एक और बात बताओ तुम लोग जल्दी से, बड़ी अहम चीज है। तो बड़ी अहम चीज तो ये यहां से शुरू होती है। आपको क्या लगता है कि फिक्स एसेट रजिस्टर के होने से आपके नोट्स भी अच्छे से बन सकते हैं? सारी लिखी हुई लाइन से। अच्छा, अगर मुझे नोट्स में कॉस्ट चाहिए, मैं कंप्यूटर इक्विपमेंट में फिल्टर लगाऊंगा, सारी कॉस्ट का टोटल आ जाएगा सिर्फ कंप्यूटर इक्विपमेंट की। क्या ये कंप्यूटर इक्विपमेंट का टोटल वहां से मैच करना चाहिए? यस। कहां से मैच करना चाहिए? एफएस से। नोट्स भी यहीं से बनते हैं। नोट्स भी, बस अगले 5 मिनट जानिए, अगले 5 मिनट नोट्स भी यहीं से बनते हैं। सुनना। अच्छा, अगर मुझे देखना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, मेरे कंप्यूटर इक्विपमेंट पे कितना है, मैं इस पे फिल्टर लगाऊंगा,
सारे डेप्रिसिएशन उठा लूंगा और देखूंगा क्या वो बुक हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। तो मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की असर्शन भी यहीं से वेरीफाई होती है, हाँ या नहीं, कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर भी यहां से एक्यूरेट है, तभी तो हम कहते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं। पर क्या ये एफएस हैं? अकाउंटिंग इससे क्या बनाए जाते हैं? एफएस। अगर यही खराब होंगे तो एफएस सही होंगे? एफएस सही नहीं होंगे। चलें, ये बात समझ आती है जी। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आता है, यस यही तो है। आज मैंने पढ़ाया नहीं था ये, तो इसलिए मैंने बताया नहीं था, आज मैंने बता दिया। अच्छा, अब मेकर एफएआर बनाने वाला, चेकर उसको चेक करने वाला, वेरी गुड नॉलेज, थैंक यू। अच्छा, अब यहां पे सानिया ने कहा इज इट वन क्लास ऑफ एसेट रिसीव फ्रॉम वन और मेनी पीओस विल बी शोन सेपरेटली इन द रजिस्टर बट एक्यूमुलेटेड इन जीएल। क्या वो सही कह रही हैं? यस। अच्छा, वैसे ये बात बड़ी अच्छी है हाँ, इन लोगों की, ये बच्चों की, ये जो भी मैं आखिरी में बोलता हूँ ना कंक्लूजन इंग्लिश में बता देते हैं, सही है ना। अच्छा, अब आगे सुने प्लीज फोकस के साथ। अच्छा, इधर फोकस करना है, तो जल्दी सुनो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब ये कंट्रोल लगाए तुमने ऊपर के दो वाले, इससे तुम्हारे एफएस सही हो गए? एफएआर सही हुआ है, एफएआर सही हुआ है। अच्छा, अब यहां पे बस दो चीजें रह गई, खत्म हो गया ये। अच्छा, अब मैंने कहा प्लीज खाली 5 मिनट, यानी मुझे पता है, मैं अल्लाह की कसम तुम लोग क्लासेस ले रहे हो, मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, बल्कि नहीं 9:30, और अभी तक क्लास में हूं। तो मैं तो बस देखो वही वाली बात है ना, पीपी तो खैर फजूल क्लास होती है, नहीं उसको हम कंसिडर नहीं करते, फजूल तरीन क्लास होती है, बेवकूफ हैं वो लोग जो बैठते हैं उसमें। इधर चले, इधर पीपी या मतलब क्या, चलो खैर, इधर प्लीज सुनिएगा, इधर जानी। एफएआर कंप्लीट हो गया? हो गया ना। अच्छा, एफएआर एक्यूरेट भी हो गया। अच्छा, अब मुझे लगता है कि हो सकता है मेरा जीएल कंप्लीट ना हो। जीएल कंप्लीट, ये रिस्क है। तो मुझे लगता है हमें रिकॉन बनानी चाहिए, एफएआर एंड जीएल, ऐसा। अच्छा, और एक और चीज मजे की यहां पे, मुझे लगता है कि जीएल में एप्रोप्रिएट वैल्यू बुक ना की हो सकता है ना। देखो भाई, आपने 10 आइटम्स उठाए एफएआर से और 10 आइटम का टोटल गलत ले लिया, तो डेबिट भी गलत होगा। पीपी लेट से भाई, अगर आपने प्लस ही कर रहे हो ना, 5 आइटम का, 10 आइटम का, 50 आइटम का, ऐसा ही है, तो 10, 15, 5 आइटम जो भी हैं आपने प्लस किए, आपने पीपी को किया डेबिट और पेबल को किया, पर अगर वो आइटम गलत है तो आपकी लायबिलिटी भी गलत है और पीपी की वैल्यू भी, अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन भी गलत है। एग्रीड? तो आपका पीपी हो गया ओवर या अंडर स्टेट। तो मुझे लगता है कि यहां पे भी मुझे मेकर चेकर प्रिंसिपल लगाना चाहिए। मैं आपको वैसे बताता हूं होता क्या है, जब फाइनल जीएल में जारी होती है ना, तो मैनेजर फाइनेंस उस एंट्री को पोस्ट करता है और सीनियर मैनेजर फाइनेंस को अप्रूव करता है, चेक करके कि क्या उसने टोटल उसका सही उठाया। तो एंट्री बनाने वाला अलग और उसको अप्रूव करने वाला, जैसे ही वो ओके करेगा एंट्री पार्क हो जाएगी, पीपी डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अच्छा, सेम इज द केस विद डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बुकिंग करेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड क्रेडिट। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करके एक्यूमुलेटेड क्रेडिट करेगा, वो पोस्ट करने की कोशिश करेगा, एंट्री जीएल में नहीं पार्क होगी। सीनियर मैनेजर फाइनेंस को क्या करेगा? अप्रूव करेगा, चेक करेगा और अप्रूव करेगा। अच्छा, ऐसे कुछ इदारे ऐसे होते हैं, इतने प्रिकॉशनरी होते हैं अपनी एंट्रीज के लिए कि 3 कंट्रोल लगाते हैं, मेकर अलग, चेकर अलग, अप्रूवर अलग, बनाने वाला, फिर वो चेक होगा, चेक करने के बाद तीसरे बंदे को बोलेगा मैंने चेक कर लिया, तू भी देख ले, और जब तू अप्रूव करेगा तभी एंट्री पोस्ट होगी। ये सारे कंट्रोल इसलिए लगाए जाते हैं कि इतनी सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर, क्योंकि ये तो तुम्हें एक तुम्हारे पेपर के लेवल तक 4-5 एसेट्स की ऑडिट की कहानी होती है,
पर असल में ये हज़ारों में एसेट्स होते हैं और हज़ारों एसेट्स की कैलकुलेशन, हज़ारों एसेट्स की डेबिट की एंट्री, कोई भी गलती हो जाए क्या इसके ऊपर कंट्रोल होने चाहिए? यस। तो दैट्स व्हाई द क्लाइंट प्लेसेस द कंट्रोल ओवर दीज एसेट्स, ताकि कोई भी गलती ना हो। तो पहले बताओ क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, एक सवाल आया, तुम लोगों ने जवाब देना है। सर जब रिकॉन बन रही होगी तो क्वांटिटी ऑफ एसेट के साथ साथ उनकी वैल्यू भी नहीं, गलत। देखो जब रिकॉन बन रही होगी ना तो रिकॉन तो आप कंप्लीटनेस के लिए बना रहे हैं कि टोटल वैल्यू, पर अब जब मैं हर एक एंट्री बनाऊंगा उसके लिए मेकर चेकर लगा दूंगा तो गलती होगी ही नहीं। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने 5000 एसेट्स जो है एफएआर में रिकॉर्ड किए, 4000 जीएल में आए, 10,000 आने से, तो वो कह रहा है मुझे 10,000 आने से रह गए, उसको पोस्ट करते हुए भी एक कंट्रोल लगाओ कि वो एंट्री भी गलत, क्योंकि वो बच्चे का सवाल क्या है, वो ये कह रहा है कि जब रिकॉन बना लें तो वो टैली हो जाएगा। भाई रिकॉन बनाने से जब रिकंसाइल करके जब एंट्री पार करोगे वहां भी तो भंड मार सकते हो ना, तो जब वो एंट्री मार रहे हो उस पर भी कंट्रोल लगा दिया रिकंसाइल करने के लिए कि अगर आप डेबिट कर रहे हैं तो वो डेबिट बिल्कुल सही है और क्रेडिट कर रहे हैं तो वो क्रेडिट बिल्कुल सही है। ये कहानी हो गई वहां से लेके उठा के जीएल में लाने तक। क्या चीज एफएस में आ गई? हाँ या नहीं? बिल्कुल आ गई एफएस में। अच्छा, अब एफएस में आने के बाद आखिरी चीजों पे क्लास खत्म। एफएस में आने के बाद एडमिन डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि वो क्वार्टरली या किसी भी एक पीरियड पे वो फिक्स एसेट काउंट करे। क्या करे? अच्छा, फिक्स एसेट काउंट से क्या होता है? फिक्स एसेट काउंट से कौन सी असर्शन केटर हो रही है? एग्जिस्टेंस की, कि क्या वो एसेट्स एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। अच्छा, जो इदारा, मैंने आपको शायद इसकी एग्जांपल भी दी थी एक बार, जो इदारा फिक्स एसेट काउंट नहीं करता वहां पे हमेशा रिस्क होता है कि उसके एसेट्स एग्जिस्ट नहीं करते होंगे और वो किताबों में मौजूद होंगे। यस, 90s वाली एग्जांपल दी थी कि वो किताबों में मौजूद तो होंगे बट फिजिकली मौजूद। इसके लिए क्या लाजमी है? तो सर इन्वेंट्री काउंट भी तो होता है, वो भी। हाँ, अच्छा देखो, ये यहाँ पे मोहम्मद उमर कह रहा है सर आज के लिए काफ़ी है, पापा आ गए लेने। मतलब तुम पापा किसको कहते हो ये भी तो नहीं पता ना मुझे। इधर वो पापा नहीं है बेटा, असल में इसको एक बंदा लेके जाता है कोई चीज़ वीज़ दिलाने के लिए, ये पापा समझ के चला जाता है। अब हर बंदे को पापा थोड़ी ना कहते हैं यार, मतलब ये क्या बात हुई। चलो चले, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।